तो क्या आपने क्या समझा इसमें पैराग्राफ में? बाकी लोग कोई भी नहीं जवाब दे रहा है। नहीं समझ में आया क्या पैराग्राफ? सर जो येले सो सिंपल है, कोई इकोनॉमिक्स का बहुत टफ पैराग्राफ नहीं था। क्या बोल रहे हो? तो ये जो आपने पूछा ना, येले यूनिवर्सिटी के थ्रू क्या हुआ था, तो उन्होंने जैसे हाँ। रिसर्च किया ना, तो उसमें ऐसे पता चला उन्हें कि मतलब वो जो एडल्टहुड तक भी कोई कोई मॉस्किटो अवेलेबल थे, मतलब जो वो जीएम मॉस्किटो जो होते हैं ना, वो मतलब सेल्फ हम्म। लिमिटिंग का जो उन्होंने किया हुआ था, उसके बाद भी वो सरवाइव कर रहे थे। हाँ, वो लीथल 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 जिन बनाया था कि डेथ हो जाएगा, अपने आप सकम हो हाँ, जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बट नहीं हुआ, नहीं, कुछ एडल्टहुड तक पहुंच गए, जबकि उनका था कि मतलब एडल्टहुड से पहले ही मर जाएंगे, लेकिन वो एडल्टहुड जाएंगे, तक कुछ मॉस्किटोस पहुंच गए। पहुंच गए थे। हाँ सर। और पहुंच के उन्होंने क्या किया, जो और लोकल जो वाइल्ड मॉस्किटोज हैं उनके साथ मिल करके एक नया जीन्स पैदा कर दिया हाँ सर, जो ज्यादा खतरनाक हो गया। हाँ, बट ये चीज एक्चुअल है या ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है? ये एक्चुअल हुआ है या हाइपोथेटिकल है इनका? हाँ सर, क्या एक मिनट है सर। एक्चुअली ऐसा हुआ है या सिर्फ ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा माना है इन्होंने? तो कोरोना एक तरीके का यही तो है। हाइपोथेटिकल है सर। ये हाइपोथेटिकल। हाँ सर, हाइपोथेटिकल हाँ, तो हाइपोथेटिकल मतलब क्या हुआ, एक्चुअल नहीं है, बट ऐसा साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ सर, ठीक है। हाँ, ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में नहीं है। हाँ एंड ये होस्ट इंसेक्ट, होस्ट इंसेक्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो इंसेक्ट के अंदर जो होस्ट इंसेक्ट वर्ड यूज किया चेंजिंग देयर होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन। तो होस्ट इंसेक्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है, पता है आपको? रिप्रोडक्शन के एक लिए तो कोई काम प्रोग्राम वगैरह होता है, प्रोग्राम होस्ट करते हैं। हाँ नहीं नहीं, एक तो प्रोग्राम होता है उसको होस्ट करते हैं लोग, वो भी होस्ट कहलाता है ना? देखा होगा कोई मतलब अवार्ड सेरेमनी होता है तो उसमें कोई होस्ट करता है। हाँ, होस्ट इनके सेंस में यहाँ पे फर्टाइल व्हाट इज दैट मॉस्किटोस। होस्ट इंसेक्ट? फर्टाइल मॉस्किटोस। होस्ट का एक्चुअल मतलब होता है कि जैसे मान लो जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि दूसरे क्रिएचर पे डिपेंड होते हैं, जो डेट डिपेंडेंसी इज कॉल्ड होस्ट। अगला प्रोग्राम कौन सा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी किस पे? जो होस्ट है, अगला प्रोग्राम कौन सा होगा, इस बार गाने का होगा या इस बार डांस होगा या क्या होगा, कौन बताता है हमको? होस्ट। होस्ट बताता है। इसी टाइप से जो होस्ट होता है उस पर डिपेंड हो जाता है जो इंसेक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भैंस वगैरह होती है ना, बफेलो वगैरह होती है, काऊ होती है, इनको क्या होता है, एक कीड़ा लग जाता है कई बार इनको बॉडी पे, तो दे कैनॉट रिमूव दैट, दैट इज कॉल्ड लाइस एंड टिक्स कहते हैं उसको। जैसे अपने बालों में हो जाता है ना, जू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइस। सुना आपने? लाइस होती है ना, अपने बालों में हो जाती है जू। हाँ यस सर। मुझे नहीं पता मराठी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जू को? इंग्लिश में हुआ लाइस बोलते हैं, LIC, लाइस। लाइस मतलब जू होता है जो ये बालों जू में हो को जाता है हुआ ना। बोलते हैं। हाँ, हाँ, उसको हुआ मराठी में बोलते हैं मराठी। क्या बोलते हैं? छोटा कीड़ा जो बड़े कीड़े को हुआ। अपना घर। वर्ड। हाँ, ये सिंपल लैंग्वेज में समझाया तुमने, बढ़िया समझाया कि छोटा कीड़ा जो बड़े कीड़े को, बड़ा कीड़ा जरूरी नहीं है, बड़े कीड़े को अपना होस्ट बना बड़ा लेता है, उस पर जानवर डिपेंड हो बड़े जाता है, दैट इज जानवर कॉल्ड का पैरासाइट। अपना घर बना। हाँ, वो होस्ट कहलाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ जैसे कैंसर के जो कीड़े लग जाते हैं, सिल्वर ठीक है, मोंकी या फॉर्म। कोरोना कीड़े लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को होस्ट बना लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, फिर वो अपना घर बना लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं। समझा आपको? हाँ जैसे ये भैंस बताया ना, भैंस में या गाय में क्या होता है, लाइसेंस टिक्स आ जाती हैं, ढील पड़ जाती है उनके जुए में। तो कौवा जो होता है, जो क्रो होता है, वो आता है और खा के जाता है उनका, उनके ऊपर बैठ जाता है और देखा होगा अपने गाय भैंसों के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, देखा कभी आपने? हाँ, देखा है सर। देखा है ना? तो क्यों मजा आता है उनको भैंस पे बैठ के सवारी करने में? नहीं हैं? सर। वो क्यों बैठते हैं? उनको खाना मिलता है वहां पे। और भैंसों क्या फायदा होता है कि उनके जो मतलब शरीर में जो जू लगी रहती है ना, वही जो लाइस एंड टिक्स लगी रहती हैं, वो निकल जाती हैं, क्योंकि कोई और तो निकालेगा नहीं बैठ करके। तो कौवा हाँ निकाले, कौवे को खाना मिल जाता है और भैंस को ये फायदा मिल जाता है, उसके रिमूव हो जाता है उसकी बॉडी से। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दैट इज कॉल्ड होस्ट। ओके। समझा आपको? हाँ सर, समझा। समझा आपको?
ओके चलो अभी हम लोग ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पैराग्राफ ऐसा नहीं पढ़ोगे आप। पहले क्या पढ़ने को बोला था मैंने आपको लास्ट टाइम, याद है आपको? क्वेश्चन सर। पहले क्या पढ़ना चाहिए था आपको? क्वेश्चन हाँ, पहले क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ना आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो पैराग्राफ होता है वो एक्चुअली ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्टली पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपको अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको पता नहीं होता नीचे क्या करने वाला है वो और क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो बेटर होता है वी शुड गो बाय द क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही पढ़ना है खाली या उसके सॉल्यूशन भी पढ़ने हैं, ऑप्शन। आपको विद इन 30 सेकेंड सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। कितना टाइम में पढ़ना है आपको? देखो आज मैं आपको स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊँ कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना पड़ता है इसमें? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। कितने मिनट में पढ़ना पड़ता है? 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? 30 सेकंड सर। और कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है सर टोटल। 7 है ना? हाँ सर। बस 7 है, ठीक है। तो नॉर्मली 7 ही रहते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और 2 तो एंटोनिम सिनोनिम से सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो 5 ही रहते हैं वैसे एक्चुअल, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, व्हाई आर मॉस्किटोज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। पहले ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज वन ऑफ द मेथड्स बीइंग डेवलप्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। तीसरा, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग। चौथा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू रिस्पेक्ट ऑफ द पैसेज गिवन। और पांचवा है, what is the desired effect of releasing GM mosquitoes containing the self-limiting gene? Which of the following word is similar to deadliest as mentioned in the passage given? And what is the which of the statement can be considered as true with respect to the passage given? अच्छा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, which of the statement can be considered as true with respect to the passage given। तो ट्रू क्या होगा? मतलब एक ही सही होगा, बाकी सब तो गलत होंगे ना इसमें? सिर्फ एक ही सही होगा ना, बाकी सब गलत होंगे ना? हाँ तो ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ने का कभी भी, इसके सॉल्यूशन नहीं पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने का, सॉल्यूशन नहीं पढ़ने का। और यहाँ पे क्या पूछा था एक क्वेश्चन में, विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज गिवन। यहाँ भी वही है, हाँ ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें से एक ही सही होगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा पढ़ने में मतलब नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होगा इसमें। अब इतना पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया क्या क्या होता है। नाउ यू कैन गो फॉर द क्वेश्चंस। अब आपको पैराग्राफ पढ़ना चाहिए इसके बाद, हाँ सर। तो आपको आइडिया लग जाता है कि पढ़ना क्या है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तो आपने सबने पढ़ लिया है पैराग्राफ वगैरह, तो मुझे बताओ पहले का आंसर क्या आएगा? ए आएगा, कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। हाँ सर ये आएगा। बाकी लोगों के आंसर आ रहा है, क्यों आएगा पैसेज ये में दिए। आंसर? Why are mosquitoes considered as one of the deadliest living creatures on the earth? हाँ पैराग्राफ में दिए। वो लिखा था ना, this is why mosquitoes are considered one of the deadliest living creatures on the planet, not because they are lethal themselves but because many of the viruses parasites they transmit are। वो था ना, मतलब why are mosquitoes considered as one of the deadliest living creatures on the earth? एक मिनट। So ये देखो यहाँ पे दिया था, this is why mosquitoes यस ये दिखा आपको यहाँ पे। हाँ Yes. सर। mosquitoes are one of the deadliest creatures वो एनीवेयर ड्रॉ चला जाता है कहीं भी। because many of the viruses and एक मिनट। parasites which are transmitted
नेटवर्क का इशू होता है, बहुत दिक्कत हो रही है। ये दिस इज वाई लिखा था ना यहाँ पे, because many of this is the why mosquitoes are considered as one of the deadliest living creatures on the planet, not because they are lethal themselves, but because of many of the viruses and parasites they are transmit are। जो लास्ट में जो दिया हुआ है पैराग्राफ पे, समझा आपको? समझा आपको? हाँ सर। Yes, sir. एक मिनट में। ओके, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? ये सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is one of the methods being developed to control population of mosquitoes? be a introduction to lethal gene into wild B, yes, population. क्या? B. लास्ट पैराग्राफ में दिया है। B, हाँ, हाँ सर। introduction of lethal B. gene into wild population of mosquitoes using genetically modified ones, which is the one of the methods being developed to control population of mosquitoes. Introduction of a lethal gene, lethal का मतलब क्या होता है? Deadly, मतलब जो मर जाए जाके। तो lethal का मतलब क्या होता है? डेडलीस्ट नहीं, deadliest नहीं बोलते, lethal मतलब that causes death, that causes death। Yes, Siraj, you are right, that causes death। हाँ, मतलब सबसे जिसकी वजह से, घातक। हाँ, जिसकी वजह से मतलब मर जाए सामने वाला, सकम हो जाए। सकम का मतलब वही होता है ना, मर जाना। हाँ, सर। सुना होगा ना सकम, सकम टू डेथ, he met an accident and he succumbed to death। succumb to death मतलब क्या होता है? मतलब वो मर गया, On the spot. on the spot मर गया। So introduction of a lethal gene into wild population of mosquito using genetically modified ones, यही किया ना इन्होंने, मेथड जो था। हाँ Next, सर। what can be the potential side of genetically modified mosquito offspring? What can be the potential side effects? सर ए आएगा, इवोल्यूशन ऑफ ब्रीड ऑफ हाँ, मॉस्किटोज A. व्हिच आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। A, sir. और ये सेकंड में क्या दिक्कत है? इंक्रीज इन द सेवरिटी ऑफ डिजीज बीइंग करंटली ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज, और चेंज इन होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन, लॉस ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। ये तो नहीं दिया, लेकिन ऊपर के तीन A B C सर। A B C, E is the right answer I think। हाँ सर। E is the right answer, हाँ। क्योंकि यहाँ पे तीनों की बात हो रही है। What can be the, आप देखो ना, what can be the अच्छा पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग से? जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला, इवोल्यूशन ऑफ ब्रीड ऑफ मॉस्किटोज व्हिच आर मोर डिफिकल्ट कंट्रोल, मतलब ऐसे मॉस्किटो पैदा हो जाएंगे जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होगी, बिकॉज वाइल्ड से वो मिल करके कोई नया जीन्स पैदा कर देंगे। राइट। दूसरा क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इंक्रीज इन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीजेस बीइंग करेंटली ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज, कि अभी जो मॉस्किटो डिजीज पैदा कर रहे हैं उनसे ज्यादा सीवियर डिजीज पैदा हो सकती है जो नए वाले जो आएंगे उससे। और तीसरा क्या है? चेंज इन होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन, जो होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन जो होता है उनके बीच में आपस में, वो जो होता है वो चेंज इन होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन जो अभी है और जो बाद में होगा उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है A, B and C all three are right, so E will be the right answer। E राइट आंसर। ई ऑप्शन है। E right, E right है। हर्षदा, you are right, E is the right answer। Write on the text, or you can directly unmute yourself and you can talk to me directly आप आंसर बता सकते हो। Which of the statement can be considered as true with respect, कौन सा सही है?
Sir, D, option D, both A and B. कौन सा सही है? A and B. तो पहला दिया field trials on genetically modified mosquitoes showed reduction in 96% target population. The हाँ, statement वो भी can correct to passage है। given. सेकंड वन भी। Oxitec trademarked the GM friendly mosquito in 2015. Sir, D option. कौन सा? The female GM mosquito has a self-limiting gene. Female था या male था GM mosquito? मेल। Male था. Okay. C statement और correct है क्योंकि male GM और mosquito D और D में दिया both A and B, A मतलब and field trial और ये B, और E दिया है none of the above. मुझे ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछा? Which of the following statement can be considered as true with respect to the passage given? passage क्या सही है? Field trials on genetically modified mosquitoes showed reduction of 96% target population, 95%. क्या था? 95 है। 95 तो इसमें 96 दिया है, तो यही गलत है। हाँ सर, वो बी ठीक है। है। तो उसके बाद फिर ऑक्सीटेक ट्रेडमार्क सर तो सिर्फ B आएगा। GM friendly mosquito in 2015. एक मिनट। 2015 में कब का है देखो जरा। 2015 था क्या था? कब का था? कब सर दिया था? 2015 में। 2015 हाँ ही सर। था। ओके ये हाँ रहा। सर, 2015 नहीं है सर। ये According to research published by Oxitec Research in 2015, field trials involving recurring releases of friendly mosquitoes demonstrated as reduction of nearly 95% of the target population in Brazil. Okay. अब पूछा क्या गया था यहाँ पे? Which of the following statements is correct with respect to the passage? तो field trial 96% तो गलत है। Oxitec trademarked the GM friendly mosquito in 2015. Trademark कब लिया था इन्होंने? 2015 में। Yes, sir. According to published by Oxitec Researches in 2015. तो ट्रेडमार्क की बात यहाँ पे थोड़ी की गई। ट्रेडमार्क कब लिया था इन्होंने? देखो यार कब लिया था? 2000 में लिया था। 2000 में लिया था इसको। ये देखो अब दिखा आपको कि 2000 में इन्होंने ट्रेडमार्क लिया था ना, ट्रेडमार्क। तो बी भी गलत है। Oxitec company that spun out of research of Oxford University in the early 2000 developed the trademark GM friendly mosquito. ये देखो ना अब कब लिया था इन्होंने? 2000 में लिया था, तो वो भी गलत है। सर फिर नन ऑफ द अबव। सर फिर ये नॉन ऑफ दिस क्योंकि ये सी वाला भी रॉन्ग है क्योंकि सी वाला मेल। हाँ तो सर ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, ये आपको बताना चाहिए था पहले कि सर नन ऑफ द अबव होगा। आपने सारे ऑप्शन टिक मारते गए, पहले ए को बताया, फिर बी को बताया, फिर ए एंड बी बता दिया, और अब आपको दिख रहा है सब कुछ कि हाँ सब गलत है, नन ऑफ द अबव होगा। ये आपको एट ए फर्स्ट ग्लांस दिखाई देना चाहिए था। यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पैराग्राफ। ये नहीं कि सर 95% बोला था और 96 का लगभग एक ही जैसा है ना, ऐसा नहीं चलता है। पैराग्राफ में क्या दिया है, यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट विद द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में दिया उसी बेस पे हम बात करेंगे। यू कैन नॉट पुट आवर ओन माइंड कि भाई 95 96 में कितना अंतर है, 1% तो है, क्या फर्क पड़ता है, लगभग उतना ही तो है, कौन सा एग्जैक्ट होता है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे नहीं जाना है। मतलब we have always have to answer the question as per the given in the paragraph, as per the context of the passage. ठीक है, समझा आपको? हाँ सर। तो फोर्थ का E is the right answer. All are satisfied with the answer? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Okay. What is the desired effect of releasing GM mosquitoes containing the self-limiting gene? What is the desired effect? Desired effect क्या था of releasing GM mosquitoes containing self-limiting gene? ए क्या आएगा? A substantial reduction in the population of the mosquitoes. यस यही आएगा। हाँ Your birth of mosquitoes without a biting mechanism. Your decrease in the number of disease caused Sir, due to B. mosquitoes. Your increase in the number of male mosquitoes. B. डी लग रहा आएगा ई। Both B and C. हाँ सर। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डिसीज कॉज ड्यू टू मॉस्किटो, वो भी तो हो रहा है ना सर। Decrease in the number of disease caused due to mosquitoes. The number of disease का पैसेज में तो बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में कुछ बताया नहीं। नहीं, what is the desired effect क्या था हमारा of releasing GM mosquitoes containing self-limiting gene? इसका desired effect क्या था? हमें क्या desire क्या था हमारा? हमारी इच्छा क्या थी, इसको क्या इफेक्ट होना चाहिए था? पॉपुलेशन कम करना।
और सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो, यही था ना मेन ए। हाँ सर। या ऐसा मच्छर बनाना था विदाउट बाइटिंग मैकेनिज्म, जो काटे ही नहीं किसी को, या डिक्रीज द नंबर ऑफ डिजीज कॉज ड्यू टू मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज में जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियों को कम करना में हमारा मकसद था, या ऐसा मकसद था कि मतलब ऐसा मच्छर पैदा हो जो काटे ही नहीं, या मतलब ज्यादातर मेल मॉस्किटोज ज्यादा हो जाए फीमेल कम हो जाए, ऐसा कुछ था ऑप्शन, या सब्सटेंशियल रिडक्शन द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज, ये मतलब अपने मॉस्किटोज के पॉपुलेशन को कम करना। मेन एम क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट क्या था जीएम मॉस्किटोज का? ऑप्शन नहीं है सर, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम करना है। पॉपुलेशन को कम करना है एज पर द पैराग्राफ, समझा आपको? तो ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। Which of the following word is similar to No, sir. deadliest as mentioned in the passage given? Deadliest का मतलब क्या होता है यहाँ पे Lethal. पैसेज के हिसाब से? फैटल। लीटल। फैटल। ए। फैटल। फर्स्ट ए। हाँ ये फैटल। ए। फैटल। पैटल का मतलब क्या होता है? घातक। डेथ। घातक। पैटल मतलब क्या होता है? घातक। जैसे मतलब जैसे he succumbed to the fatal head injury, मतलब वो मतलब जो सर पे गहरी चोट लगने वजह से मर गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्यू टू फैटल हेड इंजरी, मतलब घातक सर में चोट लगने की वजह से he lost profuse bleeding, he was having profuse bleeding, बहुत ज्यादा गहरी मतलब ब्लीडिंग हो रही थी उसे, बहुत ज्यादा खून बह गया उसका। तो फैटल का मतलब होता है घातक, खतरनाक, और डेडलीस्ट का मतलब भी वही मतलब होता है, ठीक है? तो डेडलीस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विल बी फैटल। क्लियर है? नो सर। नो सर। Okay. Which of the statement can be considered as true with respect to the passage given? 7th का बताएं। सेवंथ का बताओ। Which of the statement can be considered as true with respect to the passage given? GM mosquito are able to introduce some of their genes into the wild population. Mosquitoes having GM genes have been thoroughly researched upon. Oxitec released its friendly mosquito in Brazil. D, A and C, E, all मुझे of the ANC above. लग रहा है सर। सर एसी लग रहा है। A and C, both A and सर C. ए सी। A and C E वाला। ए एंड सी। A and C. Yes, you are right. A and C. क्यों लिखा था ना वहाँ पे? According to the research published by Oxitec in 2015 में दिया था ना। लेकिन इन्होंने क्या पूरा इसमें देखो ये क्यों गलत हुआ? जो बी लिखा हुआ है, मॉस्किटो हैविंग जीएम जीन्स हैव बीन थॉरोली रिसर्च अपॉन, कि थॉरोली रिसर्च नहीं किया गया, इनका रिसर्च थॉरोली नहीं हुआ था। इन्होंने ये चीज नहीं देखा था कि कुछ जो मच्छर है एडल्टहुड पे पहुंच जाते हैं और फिर वो और ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने थॉरो रिसर्च नहीं किया था। किया था क्या उन्होंने? थॉरो रिसर्च पूरा अच्छे से रिसर्च किया था क्या इन्होंने? नहीं सर। कोरोना जैसे ही किया था ना, कि थोड़ा बहुत बना करके वो बना दिया कोविड वैक्सीन, और ये वो सब थॉरो रिसर्च नहीं हुआ था। समझ में आया ना? अभी तो हम लोग इस चीज से ऐसे ही मतलब उलझे हुए हैं ना ऑलरेडी, समझ में आ रहा होगा जरा इसमें। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आपको समझ में आ गया, पैराग्राफ आता है एक, ये समझा आपको? पैराग्राफ में देखा एक पूछा गया, 6 वाला क्या था? डेडलीस्ट का मीनिंग पूछा गया, फैटल। और नॉर्मली क्या होता है, डेडलीस्ट जो वर्ड है यहाँ पे देखो आप लेटर में दिया है, देखो डेडलीस्ट बोल्ड लेटर में दिया है ना। तो ऐसे आपको जो वर्ड पूछा जाएगा नीचे वो बोल्ड लेटर में दिया जाएगा। तो यदि आपके पास टाइम ना हो, मतलब आप लास्ट मोमेंट आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपको किस पे सॉल्व करना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? बोल्ड लेटर वाले, जो एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है, क्योंकि वो हाँ बोल्ड लेटर हो गया। और वो बोल्ड लेटर का मीनिंग कैसे निकालोगे आप? सेंटेंस पढ़ के। सेंटेंस पढ़ के और डेडलीस्ट को हटा करके उस वर्ड को वहां पे डाल दो। वन ऑफ द fatal living creature on the planet, consider one of the fatal living creature on the planet। तो deadliest का मतलब fatal कैसा होगा, मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? deadliest का मतलब क्या होता है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है? एडजेक्टिव है? नहीं एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब भी नहीं, प्रोनाउन। फिर
नाउन है, नाउन नहीं, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाउन है सर। नाउन है। हाँ, द के बाद आया ना। सर एडजेक्टिव है। कैसे मालूम पड़ा कि नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? देखो डेडली होता है, एलवाई लगा होता है तो एडवर्ब होता है, ये क्लियर हो गया। डेथ होता है तो टीएच लगा होता है, तो टीएच ग्रोथ, डेथ, विड्थ, लेंथ, ब्रेथ, टीएच लगा होता है तो नाउन होता है, ठीक है। और यदि डाइंग होता तो वर्ब होता। और डेडलीएस्ट तो आगे लिखा लिविंग क्रिएचर्स। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, लिविंग क्रिएचर्स क्या होता है? लिविंग क्रिएचर्स मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका? नाउन। नहीं, लिविंग क्रिएचर्स का नाउन नहीं पूछ रहा हूँ, लिविंग क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। जीव जंतु। तो जीव जंतु नाउन होंगे कि एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे? नाउन। नाउन होंगे। और नाउन को कौन डिफाइन करता है? नाउन को एडजेक्टिव। तो डेडलीएस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? तो हार्मलेस भी एडजेक्टिव है, फुलफिल, डिमिनिंग, लगभग सब। आखिरी में एल लगने वाले वर्ड भी एडजेक्टिव होते हैं, पता है ना आपको? लीथल, पैटल, जो लास्ट में एल आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो उससे भी काफी हेल्प मिल जाता है, मुझे समझ में आ जाता है। चलो एनीवे, अभी आपको समझ में आया पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है? यस सर। चलो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को कितना टाइम देना है पढ़ने में? 3 minutes। 30 सेकेंड। 3 to मैक्सिमम कितना? 4 मिनट्स। तो पैराग्राफ सॉल्व करके 5 मिनट्स में बाहर हो जाना है। 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में, 3 to 4 मिनट्स में पढ़ना है एंड 5 to 6 मिनट्स में पैराग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करके बाहर हो जाना है। मतलब 6 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते हो पैराग्राफ, और उससे बेकार आप अगर कर रहे हो, टाइम ले रहे हो ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है कि आप 2 घंटा ही पैराग्राफ पढ़ लो तब से उतना ही बनने वाला है। मतलब समझ लो आपकी इंग्लिश बहुत पुअर है, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने पढ़ाई मतलब रीडिंग हैबिट नहीं है आप, समझा आपको? यस सर। तो बेटर होगा आप रीडिंग हैबिट डालो, पढ़ने की आदत डालो, क्यों सोल्यूशन नहीं है। आप अगर यहाँ पे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो इंग्लिश, तो उसको 4 घंटे बैठा दो, क्या फायदा उससे? तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, a word has been given in each question and has been used in the sentence given below. Identify the statement where the word has been used in contextually and grammatically correct manner. If the word has been used correctly in all the statement, mark E all of these as your answer. अब यहाँ पे गलत नहीं ढूंढना है। अब देख लो, अगर कोई डायरेक्शन ना पड़े तो उसका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन में क्या दिया है क्वेश्चन में? 8 to 10 क्वेश्चन जो है दिया है, 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन किस टाइप से दिए गए हैं? क्या पूछा इसमें? A word has been given in each question. अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ हॉस्टाइल, पहला क्वेश्चन क्या दिया 8 में? हॉस्टाइल। हाँ सर। तो हॉस्टाइल, he made hostile efficiency a key part of his budget plan. There has been a hostile reaction to the government poses tax increase. The security forces exercise great restraint by not responding to hostile attacks and threats. ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्टाइल के एक्चुअल मतलब क्या? A word has been given in each question and has been used in the आवाज ब्रेक हो sentences रही given. है आपकी सर। मतलब एक वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस बना के दिया गया है। आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज कट रहा है। अब प्रॉपर? हाँ सर आ रही है। प्रॉपर आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। अभी आया, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी बारिश हो रही है ना इस वजह से। चलो एनीवे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड पे कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं। हाँ अब वो सेंटेंसेस को देखकर आपको बताना है
कि उसमें कौन सा सेंटेंस है जो कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट बनाया गया है। तो ये करना ऑल ऑफ दिस में। तो हॉस्टाइल का देखो डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये जो ये डायरेक्शन दिया जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एरर बोल रहा है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, एक तरीका है पूछने का। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वर्ड हैज बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन एंड हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट वेयर द वर्ड हैज बीन wrongly रॉन्ग मैनर। तो बाकी 3 सही रहेंगे, तो ये भी तो पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे करेक्ट मैनर पूछा गया है, जो सही से यूज किया गया है। आपको डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है, भले स्पीड से पढ़ो, डायरेक्शन पढ़ के ही आगे सॉल्व करना है। घर से प्री माइंडेड बना के मत जाना कि भाई घर में तो मैंने ये वाला पढ़ा था, सर ने बताया था, तो होगा मतलब डायरेक्शन। एक हल्की नजर देख लेना डायरेक्शन को, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है बताओ। ही मेड हॉस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। क्या यहाँ पे हॉस्टाइल सही जगह यूज किया गया है? हॉस्टाइल एफिशिएंसी होती है कुछ? नहीं सर। नहीं सर। और एक यहाँ पे सेकंड में लिखा है देयर रिएक्शन टू द गवर्नमेंट। हॉस्टाइल रिएक्शन होता है क्या टू द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज। और तीसरा दिया द सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सरसाइज अ ग्रेट रेस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। तो हॉस्टाइल अटैक्स, हॉस्टाइल रिएक्शन ये होते हैं क्या? नहीं सर। या हॉस्टाइल एफिशिएंसी, इनमें से कौन से सही हैं? अटैक्स, हॉस्टाइल अटैक्स सर होते हैं आपको ये बताना है कि हॉस्टाइल रिएक्शन या हॉस्टाइल अटैक्स। हॉस्टाइल अटैक्स। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है पता है? अचानक। डेंजरस डेंजरस नहीं होता है। किसने बोला हॉस्टाइल डेंजरस होता है? काइंड ऑफ इविल रिएक्शन। सर मतलब किसी के अगेंस्ट एकदम रॉन्ग फीलिंग होना। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना मतलब एक डिसलाइक होना, मतलब नहीं अनफ्रेंडली या डिसलाइक के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना हो ये वर्ड सबसे ज्यादा, आपने कभी सुना है द विटनेस टर्न हॉस्टाइल? जो गवाह जो है वो मुकर गया कोर्ट में जाकर के कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने नहीं देखा इसको। सुना कभी ये वर्ड? सुना कभी आपने ये वर्ड डिसीजन? द विटनेस टर्न हॉस्टाइल? कि विटनेस जो था, जो गवाह था, वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल हो गया मतलब क्या? वो मुकर गया अपनी बात से। मुकर गया अपनी बात से मतलब वो डिसलाइक करे, मतलब वो मतलब अपनी बात पे नहीं रहा। तो एक तो हॉस्टाइल, हाँ मतलब दल बदलना नहीं मतलब बोल सकते हो। मतलब हॉस्टाइल हो गया मतलब मुकर गया कि मैंने नहीं देखा था इसको। मतलब पुलिस के सामने डंडे पड़े तो उसने बोल दिया हाँ मैंने मारा, और वहां पे जाने के बाद बोल दिया नहीं मैंने जानता ही नहीं इसको, तो हॉस्टाइल हो गया वहां पे। तो वहां भी यूज करा जाता है ये वर्ड हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का एक्चुअल मतलब होता है डिसलाइक या अनफ्रेंडली टाइप में। तो यहाँ पे 2 जगह प्रॉपर यूज किया जाता है। हॉस्टाइल रिएक्शन हो सकता है किसी का, और एक हॉस्टाइल आपका अटैक भी हो सकता है, बट हॉस्टाइल एफिशिएंसी नहीं होता कुछ वर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड सही है। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। There has been a hostile reaction to the government's proposed tax increase. जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स जो बढ़ा के जो प्रपोजल दिया था, उसका एक हॉस्टाइल रिएक्शन आया। हॉस्टाइल रिएक्शन मतलब क्या होता है? पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसको। हॉस्टाइल रिएक्शन, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उस चीज को। और थर्ड में क्या दिया है? द सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सरसाइज ग्रेट रेस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, सिक्योरिटी फोर्स जो है, एक्सरसाइज ग्रेट रेस्ट्रेंट मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब रेस्ट्रेंट फील कराया जा रहा है। मतलब रेस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज ग्रेट रेस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा चीजें जो क्या हो रही है, रोक रही है उसको, रोक रही हैं बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। जो हॉस्टाइल अटैक्स हैं मतलब जो अनएक्सपेक्टेड अनफ्रेंडली अटैक्स हैं, एंड थ्रेट्स अनफ्रेंडली। यहाँ पे हॉस्टाइल का सेंस क्या है? अनफ्रेंडली। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड। वेग का मतलब क्या है? अब यहाँ पे वही देखना आपको। द जजेस डिटरमाइंड दैट द लॉ वाज टू वेग टू बी फेयरली एनफोर्स्ड। एक तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है।
सेकंड जगह यूज किया उन्होंने वेक को, द मर्जर ऑफ दिस टू कंपनीज वुड वेक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म। और थर्ड में दिया द प्रेसिडेंट हैड अ बिग रिसेप्शन इन ओयो दिस मॉर्निंग। वेक का एक्चुअल मतलब क्या होता है? वेक का मतलब क्या होता है बताओ? अनक्लियर सर। सर मतलब पूरी अनक्लियर तरह बोल से सकते हो क्लियरली या नहीं बताया। अनफोकस हो। अनफोकस्ड, हाँ वेग का मतलब क्या होता है? मतलब धुंधला टाइप में बोलते हैं ना, मतलब वेग है मतलब दिख नहीं रहा, मतलब या अनफोकस्ड है या अनप्रिसाइज है, मतलब वो आप समझ लो कि मतलब क्लियरिटी नहीं है उसमें। वेग मतलब क्या होता है? क्लियरिटी नहीं है। ओके तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस दिया था, जज डिटरमाइन दैट द लॉ वाज टू वेग, मतलब लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना वेग है, इतना अनक्लियर है टू फेयरली एनफोर्स, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, लागू ही नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो सही लग रहा मुझे। सेकंड दिया द मर्जर ऑफ दीज टू कंपनीज वुड वेक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म। वेक का मतलब अनक्लियर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म कैसे हो सकता है? और थर्ड दिया द प्रेसिडेंट हैड अ बिग रिसेप्शन, अनक्लियर रिसेप्शन इन ओयो दिस मॉर्निंग। So I think only one. वन। A is the right answer. ये क्या आ रहा आपका आंसर? ए सर। ए सर। A है ना? ठीक है, only A, only one. Next word दिया है escalate. The pedestrian was jaywalking when he escalated the busy street, walking straight into the path of an oncoming vehicle. और दूसरा जो दिया हुआ है, we have tried to escalate the most likely problem, but it's impossible to prepare for every eventuality. और थर्ड दिया, the decision to escalate UN involvement has been made in the hopes of a swift end to the hostilities. सर सी सेकंड। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड सी वाला, बोथ बी 2 and 3। Escalate का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज। सुपरवाइज कैसे होता है? एस्केलेट करना मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना कभी, जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई कंप्लेंट टाइप ना तो ठीक है सर, आप अपना कंप्लेन दर्ज करा दिए, हम इस प्रॉब्लम को आगे अपने सीनियर के सामने एस्केलेट करते हैं। सुना कभी आपने? हाँ सर। एस्केलेशन। यस। सुना कभी हाँ आपने? सर। हाँ सर। एस्केलेट करते हैं मतलब क्या होता है? क्या करते हैं वहाँ पे? और इसको बढ़ा देते हैं ना। एस्केलेट मतलब क्या होता है? एस्केलेशन क्या करता है? बढ़ा देते हैं, बढ़ाना होता है ना। एस्केलेट करना मतलब प्रॉब्लम को एस्केलेट कर रहे हैं, मतलब अननेसेसरी आप इस छोटी से मुद्दे को ना इतना एस्केलेट करके बता रहे हो। मतलब एस्केलेट करना मतलब क्या होता है? मतलब बढ़ा चढ़ा कर रहे हो आप, हाँ मतलब बिना मतलब एस्केलेट कर रहे हो चीजों को। छोटे बात है, बात खत्म करो ना इसको। ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं, डोंट एस्केलेट द थिंग्स। हाँ। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन है जो आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा है, जहाँ पे इंक्रीज रैपिडली हो रहा है, मतलब अचानक से कोई चीज बढ़ रही है। सर एस्केलेट का मीनिंग वो भी होता है ना, जब हम कॉल करते हैं, कॉल सेंटर बोलता है मैं ये मैटर एस्केलेट करता हूँ तो सीनियर मैनेजर। हाँ हाँ, वही ना? बोल रहा हूँ मैं। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मैटर को एस्केलेट करा जाता है ना कभी भी। जैसे मतलब कोई मैटर, जैसे मैं बोला ना कोई कंप्लेन है मुझे, जैसे मैंने बोला मेरा नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक कंसर्न डिपार्टमेंट से बात किया कि यार मेरे पास नेट जो है ना, हमेशा नेट फ्लक्चुएट होता है, नेट से प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो बोला ठीक है सर, अपना कंप्लेन रजिस्टर करा दिया, मैं इसको फर्दर एस्केलेट करता हूँ। सुना है वर्ड कि नहीं सुना है? यस सर, सुना है। यस सर, सुना है है ना? सर। ये फर्दर एस्केलेट करता हूँ मतलब क्या होता है? इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सर चढ़ा कोई के भी अपने सीनियर प्रॉब्लम को को बताएगा, आगे लेकर जाना। आगे लेके जाना। समझ में आया ना आपको? वही मतलब रैपिडली इसको इंक्रीज कर देना, मतलब इस प्रॉब्लम को। ऐसा नहीं छोटी प्रॉब्लम नहीं रह गई, सिर्फ अब ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके तक नहीं रह गई, अब इस प्रॉब्लम को एस्केलेट किया जाएगा, मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा जाएगा। वो होता है एस्केलेट करना प्रॉब्लम को। समझा आपको? तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉपरली इस वर्ड को यूज किया गया है? तो पहला दिया था पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन जानते हो ना, पैदल जो चलते हैं साइड में, रोड की साइड हाँ में। सर। The pedestrian was jaywalking when he escalated a busy street, walking straight into the path of an oncoming vehicle.
एस्केलेट द बिजी स्ट्रीट क्या मतलब, बिजी स्ट्रीट को क्या एस्केलेट करेगा, क्या वहां पे बढ़ाएगा, कोई सेंस नहीं बनता वहां पे लगाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट लाइन दिया हुआ, वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर every eventuality. We have tried to escalate the most likely problems. Or the decision to escalate human involvement has been made in the hopes of a swift end to the hostilities. Sir, option number C, both second and third. Yes, sir. Second and third. कौन सा? Second and third. वो 2 and 3 C वाला. We have tried to escalate most likely problems, but it's impossible to prepare for every eventuality. We have tried to escalate So D. D, only 3. The decision to escalate human involvement. सर सेकंड में गलती क्या है पर? तो आप बताओ। आप बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग आंसर डी बता रहे हो, मतलब डी का मतलब होता है ओनली थर्ड, मतलब द डिसीजन टू एस्केलेट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हैज बीन मेड इन द होप्स ऑफ स्विफ्ट एंड टू द हॉस्टिलिटीज। तो द डिसीजन टू एस्केलेट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, एस्केलेट मतलब क्या होता है, इंक्रीज, रैपिडली इंक्रीज। तो सेकंड में क्या गलती है? थर्ड दोनों है सर। सर मुझे सी लग रहा है, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी था मेरा। हाँ सर, सेकंड और थर्ड, सेकंड में कुछ गलती नहीं है। सेकंड में गलती नहीं है। वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट्स इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। एस्केलेट करके सब प्रॉब्लम्स अपने प्रॉब्लम को निकाल रहा है सर। इवेंचुअलिटी We have tried to escalate the most likely problems. yes. On the escalate your involvement. सेकंड में क्या प्रॉब्लम बताओ? We have tried to escalate the most likely problems. तो problems को तो escalate किया जाता है, but it's impossible to prepare for every eventuality. तो eventually अंततः कुछ हो जाए तो उसके लिए हर चीज के लिए आप तैयार तो हो नहीं सकते ना। We have tried to escalate the most likely problems. सेकंड क्यों रॉन्ग है बताओ? गिव मी द रीजन। बताओ तो, जिसने डी बोला आंसर बताओ ना, कुछ सोच के बोला होगा ना आपने। सर इसमें ऐसा है ना कि इसमें ऐसा बताया कि एस्केलेट किया है मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स, बट इसमें इम्पॉसिबल है कि एवरी इवेंचुअली वो जाके प्रॉब्लम एस्केलेट करे, ऐसा भी लिखा है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग है। They have tried to escalate the most likely problem, but it's impossible to be prepared for every eventuality. सर एस्केलेशन का मीनिंग तो सही बैठ रहा है ना सेकंड में। हाँ वहाँ पे बैठ रहा है, बट उसके बाद जो वो सेंटेंस लिखा है ना, उस वजह से। अगर सर इसमें ऐसा होता ना, वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स, सिर्फ इतना होता तो भी तो प्रॉब्लम होती नहीं। हाँ तो हाँ। प्रॉब्लम होती नहीं, बिल्कुल सही था। बट आगे जो लिख दिया, बट इट्स इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी, तो यहाँ पे एस्केलेशन का सेंस ही नहीं आ रहा फिर वहाँ पे। हाँ सर, इसीलिए मैंने वो सी मतलब हाँ, डायरेक्ट। that's right. इसलिए आंसर इज डी, ओनली थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मतलब सर सेकंड सेंटेंस की वजह से आपने मतलब बोला है कि सी होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करते? स्किप कर देते सर, टाइम वेस्टिंग है।
इस पे टिक मार के आते मैं हैं, तो स्किप कर इस पे देती टिक मार के सर। आते हैं। स्किप Good. कर देते दिस वाज द आंसर आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे सेकंड और थर्ड में मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं तो छोड़ देता इस क्वेश्चन को। क्योंकि सर सेंटेंस सही बना, सेकंड की वजह से पैरा की वजह से गलत हो गया, बट सेंटेंस आगे का एकदम सही बन रहा था कि हाँ, हर तो चीज। इसमें क्या होता है कि हमको डाउट आ गया ना हमको, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, मैं नहीं टच करूंगा इसको। ओके सर। आ रहा समझ में? बट जिनको फेल होना होता है ना, यस वो सर। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं वो लोग? फेल वालों की निशानी क्या होती है? जो फेल होने वाले होते हैं एग्जाम में, उनकी निशानी क्या ऑल होती करके है? क्वेश्चन आएंगे सर सर। क्या किए? वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, वो फेल होने के लिए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं सर मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी भी तुक्का मार दिया, वैसा नहीं चाहिए। लेकिन आपने बाकी क्वेश्चन सोच समझ के टिक मारा है और 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, दैट इज कॉल्ड आपने जेन्युइनली एग्जाम दिया है, तो वैसा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डायरेक्शन 11 to 15 क्या दिया है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 sentences are given which may be grammatically and contextually incorrect. मतलब grammatically और contextually incorrect है। You need to find the one which has no error and mark that your answer. If all the given sentences are incorrect, then mark option E, all are incorrect as your answer. मतलब पहले वाले का उल्टा दिया ये हाँ डायरेक्शन। सर, हाँ समझा सर। आपको? मतलब ग्रामेटिकली कौन सा कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, अब वो यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच हैज द नो एरर, जिसमें गलती नहीं है। बताओ पहला क्या दिया है? इंडिया चॉकलेट मार्केट इज पेग्ड एट रुपीज 1100 करोड़, सॉरी 11,000 करोड़, ऑफ विच प्रीमियम चॉकलेट्स कैन बी साइज एनीवेयर अमाउंट 10% to 15%। जैसे जो डेयरी मिल्क और जो आते हैं बड़े वाले जो आते हैं कैडबरी एंड ऑल दैट, किटकैट एंड ऑल। तो इंडिया चॉकलेट मार्केट इज पेग्ड एट रुपीज 11,000 करोड़, और विच प्रीमियम चॉकलेट जो है, जो अच्छे वाले जो चॉकलेट्स हैं, कैन बी साइज एनीवेयर अमाउंट 10%, मतलब वो मार्केट साइज का 10 से 15% तो यही लोग खा जाते हैं जो प्रीमियम चॉकलेट्स हैं। सर 11 का ए रॉन्ग है सर, देखिए सर आंसर वैल्यू होगा उसका। क्या हो रहा है? 11 का ए रॉन्ग है क्योंकि हमें पेट होता है करेंसी के, यहाँ पे होता है वैल्यूड होगा, इज वैल्यूड एट। मतलब इंडिया चॉकलेट मार्केट इज पैक्ड एट रुपीज 11,000 करोड़, ऑफ विच प्रीमियम चॉकलेट्स कैन बी सीज्ड एनीवेयर अमाउंट 10% to 15%, कैन बी साइज। ए क्यों रॉन्ग है? कि जब पेट होता है, पेट तो जब करेंसी इंडिया यूएस आएगा का पेट किससे हुआ, पेट करेंसी होता है, यहाँ पे होता है इस वैल्यूएशन होता है, इज वैल्यूड एट, मतलब हम वैल्यू डालते हैं। एक मिनट रुक जाओ, आप गलत जा रहे हो। अभी मैं एक काम करता हूँ, वापस ले जाता हूँ। डायरेक्शन पढ़ो क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 sentences आर गिवन, क्या दिया है? विच मे बी ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट होगा या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यू नीड टू फाइंड आउट द वन विच हैज नो एरर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बोलो। इंडिया चॉकलेट मार्केट इज पेग्ड एट रुपीज 11,000 करोड़, ऑफ विच प्रीमियम चॉकलेट्स कैन बी साइज एनीवेयर अमंग 10% 15% या बिटवीन 10% 15%। दो ही है ना बाबा, तो बिटवीन आएगा अमंग आएगा? बिटवीन आएगा। तो बात करते हैं ग्रामेटिकल एरर है, लगे हो कहानी समझने में। अमंग कैसे आएगा? अमंग होता है दो से ज्यादा के लिए, अमंग मोहन सोहन एंड रोहन होता है। समझा कि नहीं समझा आपको? सर बिटवीन आएगा। हाँ, तो एनीवेयर बिटवीन 10% 15%, अमंग 10% 15% थोड़ी हो सकता है। दो के बीच में बिटवीन होता है अमंग होता है? बताओ। बिटवीन होता है। बिटवीन होता है, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड क्वेश्चन बताओ। साउथ कोरिया रिपोर्टेड 52 न्यू केसेस ऑफ कोरोना वायरस। सर केसेस आएगा ना, तो केस ही दिया है, न्यू दिया है सर, एस आएगा ना केस की जगह पे। कौन सा? 52 न्यू केस दिया है, तो एस आएगा ना उधर। ऐसे से आएगा? हाँ, तो मेरे मुंह से वही निकला था, लेकिन अभी हाँ सर। मैंने जल्दीबाजी में वही पढ़ दिया, केसेस ही पढ़ा मैंने, वो पढ़ा ही। हाँ राइट, वो केसेस आएगा। साउथ कोरिया रिपोर्टेड 52 न्यू केसेस आना चाहिए ना। केस 52 है तो नंबर ज्यादा है, तो केस आएगा केसेस आएगा? केसेस आएगा। केस आएगा सर। केसेस आएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज देख रहे हो, जब मैंने ग्रामर पे ध्यान दिलाया आपको ग्रामेटिकल एरर है, तब आपने ग्रामर देखना शुरू किया। अदरवाइज क्या देख रहे थे आप? खाली मीनिंग देख रहे थे पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से।
और ये साइकोलॉजी हमारी बन जाती है जब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं। तो अपने आप को ऐसे लिमिट मत क्या करो। वो डायरेक्शन पढ़ा, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म। अब ये नया डायरेक्शन पढ़ा, इसमें ध्यान से देना पड़ता है क्या दिया गया और क्या बताना है इसमें हमको। नेक्स्ट क्या दिया है, ITC हैज प्लान्स टू वर्क विद कोकोआ फार्मर्स डायरेक्टली इन फ्यूचर। करेक्ट लग रहा है। करेक्ट है। ग्रामेटिकली सी करेक्ट लग करेक्ट रहा है। करेक्ट है है सर। ही इज प्लानिंग टू वर्क विद फ्यूचर का है ना। ITC has plans to work with cocoa farmers directly in future। हाँ, तो इसमें क्या गलत लग रहा है? ग्रामेटिकली सर करेक्ट। ITC has plans, ITC एक सिंगल है तो है जाएगा, है जाए तो प्लान्स आएगा। हैज प्लान्स मतलब प्लान्स है टू वर्क विथ तो होता ही है, आई एम वर्किंग विथ वर्क विथ कोकोआ फार्मर्स डायरेक्टली इन फ्यूचर। तो एरर दिख नहीं रहा कुछ। डी में क्या एरर है? The company initially invested 100 crore to set up a greenfield सर chocolate इनिशियली इन्वेस्टेड। हाँ, इनिशियली इन्वेस्टेड सही है ना, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया उन्होंने। इनिशियली इन्वेस्टेड, जैसे आई इनिशियली इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट इन माय कंपनी, होता है ना इनिशियली इन्वेस्टमेंट, क्या दिक्कत है? द कंपनी इनिशियली इन्वेस्टेड ₹100 crore टू सेट अप ए ग्रीनफील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इन हरिद्वार। ध्यान दो जरा, क्या एरर है, ढूंढ के बताओ मुझे। एरर है इसमें, ध्यान से देखो। 100 करोड़ आएगा ना सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, 100 फैसिलिटी। करोड़ तो हो ही नहीं सकता बेटा। जब करोड़ नंबर अगर लिखा हुआ आगे तो फिर एस लगता ही नहीं है। जैसे मतलब अगर मैं बोलूं कि 5 लाख रुपीज होता है या 5 लाख रुपीज होता है, क्या होता है? 5 लाख होगा चलो ना। 5 लाख ज्यादा हो गया। अभी आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स हो ना, स्कूल कॉलेज से पास हो के आए हो, आपने 5-10 ही देखा होगा। तो आपने चेक पे क्या लिखते हो, 5000 रुपीज या 5000 रुपीज? 1000 लिखा है। 5,000। क्योंकि इतना पे किया होगा ना हमारी क्लास में पहला इंस्टॉलमेंट, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मिनिमम हाँ, इतना सर। पे किया हुआ था, 5000 रुपीज लिखा था या 5000 रुपीज लिखा था? 5000। हाँ, तो 100 करोड़ होगा, करोड़ नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे अगर नंबर लगा तो करोड़ होगा। जैसे देखो, अगर 100 करोड़ का मकान है तो बोलोगे दिस बंगलो इज ऑफ 100 करोड़। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुंबई में मकान कितने के मिलते हैं? करोड़। करोड़ों में मिलते हैं। मतलब मैं नंबर नहीं डाला, करोड़ों में मिलते हैं, तो उसे क्या बोलूंगा? इन मुंबई द फ्लैट्स आर इन करोड़्स। तो वहां पे करोड़ है। जब इनडेफिनिट है, जहाँ पे निश्चित नहीं है, नंबर नहीं डाला है, तो वहाँ करोड़ बोल सकते हो आप। जब मोदी जी का सभा हुई थी, वो सेरेमनी हुई थी ना अभी मंत्रालय में, जो कैबिनेट में चेंजेस किए हैं, तो वो सेरेमनी में हुई थी। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट या 100 पीपल वर प्रेजेंट? 100 people। हंड्रेड्स ऐसा आएगा वहां पे, क्योंकि हमें काउंटिंग नहीं पता। सैकड़ों लोग आए थे, ऐसे ही बोलोगे ना, सैकड़ों लोग आए थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर देयर। लेकिन अगर मान लो हंड्रेड्स, मतलब मैं बोलूँ कि 900 लोग आए थे, तो क्या बोलो? 900 पीपल वर देयर। 900 नहीं होगा फिर वहां पे। ये समझा कि नहीं समझा कंसेप्ट आपको? Yes, जब आगे नंबर लगा हो तो एस नहीं आता है, आगे नंबर नहीं लगा हो, इनडेफिनेट हो, तो फिर एस लगाते हैं। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करोड़, लैक्स। जैसे मतलब माँ बाप जो अपने बच्चों पर लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं MBA कराने में, फिर भी जॉब नहीं मिल रही आज से, तो लैक्स ऑफ रुपीज, क्योंकि काउंटिंग नहीं है। बट अगर पिताजी अगर गुस्से में आ गए और उन्होंने लोन लिया हो, तो पक्का बताएंगे कि आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज ऑन योर MBA। तो 10 लाख होगा, 10 लैक्स नहीं होगा। बट भले ही 5 लाख खर्च किया हो तो बोलेंगे क्या लैक्स में खर्चा किया। समझा कि नहीं समझा आपको? yes, sir। तो वो तो गलत नहीं है। द कंपनी इनिशियली इन्वेस्टेड ₹100 crore टू सेट अप ए ग्रीनफील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या मैन्युफैक्चर फैसिलिटी? मैन्युफैक्चरिंग आएगा ना कंपनी। इतनी छोटी सी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। सर मैंने आप- कहा था सर मैन्युफैक्चरिंग। मेरा एक डाउट है हाँ बोलो। सर, थर्ड में लिखा हुआ है ना हैज प्लान्स, तो हैज और हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो वर्क होगा कि वर्कड होगा सर? नहीं, आगे टू लगा है ना बेटा, टू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा। हैज के साथ नहीं आया वो। ITC हैज प्लान्स टू वर्क विद, तो यहाँ पे क्या होता है? आई हैव टू, अच्छा आई हैव टू वर्क होगा या आई हैव टू कॉल हिम या आई हैव टू कॉल्ड हिम, क्या बोलोगे? आई हैव कॉल्ड हिम, हैव के साथ आई हैव नहीं, आई हैव कॉल्ड सही है, आप सही बोल रहे हो, आई हैव कॉल्ड हिम। बट आई हैव के बाद टू लगा दिया, आई हैव टू मतलब मुझे कॉल करना है, ऐसा बोलना है, तो क्या बोलोगे? आई हैव टू कॉल हिम
या आई हैव टू कॉल हिम? कॉल हिम आएगा सर, I have वर्ब to का call फर्स्ट him. फॉर्म। अच्छा, आई हैव टू गो देयर या आई हैव टू गो वेंट सॉरी गॉन देयर? गो Go देयर। there. there. To अभी go समझा आपको? जब टू आता है तो टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, चाहे वो हैव टू हो, हैज टू हो, वुड हो, मतलब कुछ भी टू लग जाए आगे। ओके सर। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ जी सर। हैज टू, हैव टू, हैड टू वो भी होता है ना, तो टू लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पर वो हैज को नहीं देखते फिर वहां पे। हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये नहीं ठीक है चलता हैड तो पास्ट टेंस होता तो ईडी लग जाएगा ना। जैसे ही हैड टू गो देयर, उसको वहां जाना था, तो ही हैड टू गो देयर ही आएगा या ही हैड टू गॉन देयर? क्या बोला सर आएगा? आपने? ही हैड टू, HAD हैड तो पास्ट टेंस होता है ना, था, जी तो सर। ही हैड टू गॉन देयर या ही हैड टू गो देयर? जाना Had to go था, there. there. Had to go there. गो देयर। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखना। तो ITC has plans to work with cocoa farmers directly in future, वो सही है। अभी समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग गलत है यहाँ पे? तो कौन सा आंसर आएगा इसका? कौन सा क्वेश्चन था ये 11th ना? कौन सा आंसर आएगा इसका? ए, बी और डी। नहीं, C आएगा। C आएगा सर। A B तो नहीं है। सी है ना? सी में एक भी एरर नहीं है। ITC has plans to work with cocoa farmer directly in future, नो एरर है। सी इज द राइट आंसर। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर बैंक was renamed as RBL Bank by the government. Renamed आएगा ना? रीनेम्ड आएगा हाँ, Renamed. तो ए वाला रॉन्ग हो जाता है, डी ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। रत्नाकर बैंक was लगाया ना, पास्ट टेंस है तो क्या हुआ? रीनेम होगा, रीनेम्ड होगा? Renamed. रीनेम्ड आएगा। रीनेम्ड होगा, NENAMED, डी आना चाहिए था, वो सही है, आपने पकड़ लिया, गलती एरर है। सेकंड वाले में बताओ, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक which were announced in 2019 to become effective from April 1st. Became effective. क्या? Became. अरे अगेन वही गलती कर रहे हो। टू के बाद बताया ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, Two sorry. फिर भी वही गलती कर रहे हो। टू बिकेम कैसे होता है? टू बिकम होता है हमेशा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, और उसे इन्फिनिटिव कहते हैं हम लोग, बता भी चुका हूँ मैं, इन्फिनिटिव कहते हैं उसको। टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू बिकम। मुझे तो नो एरर लग रहा है इसमें। No error. पक्का? अच्छा, द गवर्नमेंट वन एक्सपेक्ट आएगा या एक्सपेक्ट आना चाहिए था? ऐसा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था, क्यों? गवर्नमेंट सिंगुलर है ना? सिंगुलर है, वो एक बॉडी है ना, पूरी बॉडी को ले रहे हैं ना एक साथ, द गवर्नमेंट। तो सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? ऐसा आएगा ना, बताया था ना, वर्ब में ऐसा लग जाता, सिंगुलर होता है तो। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, वो सही है। ऑल द मर्जर्स, तो ऑल तो प्लूरल है तो मर्जर्स ही होगा, मर्जर नहीं होगा। ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से, एक भी बैंक नहीं, सारे बैंक की बात कर रहे हैं। विच वर, हु वर तो होगा नहीं, इंसान तो है नहीं, बैंक की बात करें तो विच वर, वो भी सही है। विच वर अनाउंस, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी ठीक है। इन 2019 टू बिकम इफेक्टिव हो जाए फ्रॉम अप्रैल 1st, नो एरर है मेरे को लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या है? एनालिस्ट बिलीव दैट लोअर गैस प्राइसेस वुड बी बैड विद एक्सप्लोरेशन। Analysts believe that lower gas prices would be bad with exploration. Believed. तो सर वुड हैव बीन आ सकता था इधर। Would have been क्यों आएगा? Sir, believed आएगा। Analyst क्यों believed believed that. आएगा? Analysis believe होगा ना, believed क्यों आएगा? मतलब अभी नहीं विश्वास करते क्या? अभी भी तो मानते हैं ना वो चीज को। Analysis believed मतलब क्या होता है? स्पेलिंग सही है? Analysis, हाँ सही है। सही है। Analysis believe that, वो मानते हैं कि, अभी भी मानते हैं ना। Believe that मतलब क्या होता है? माना करते थे, अब नहीं मानते। Sir, would be bad Past मतलब tense थोड़ी है। past tense में आएगा ना, would be bad with exploration. With would be bad, हाँ सही है ना, would be bad. वो past Analysis tense believe में that आ गया। lower gas prices, जो lower gas prices होंगी, would be bad
फॉर एक्सप्लोरेशन होगा, विथ एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, फॉर एक्सप्लोरेशन होगा। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। Yes, sir. It will be bad for exploration. समझा? नेक्स्ट। सर डी में विल बी रेगुलेटिंग आएगा। हाँ Will regulate the medical devices now. Will be regulating, sorry. The Central Drug Standard Control Organization will be regulate the medical devices now. Will be के बाद क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर Will be क्या होता है? तो मतलब will be called होगा या will be call होगा? You will be called for the interview या you will be called for the interview? Will be called. ED आएगा, Called. called आएगा। और this will be, जैसे मैं बोलूँ कि he will be going there या he will be go there? Go there. He will be go there. He will be He will be going there, sir. He, going there. कुछ होने वाला तो going there बोलोगे ना? The Going- Central Drug Standard Control Organization will be regulating the medical devices now. Will be regulating होगा ना? regulating. Regulating the medical devices now. समझा आपको? तो एरर क्या होगा इसमें? Error तो सब है. Correct. बी कहाँ सब है? है ना आंसर सर। B नहीं है. The government expects all the mergers of B public sector answer. banks सर Yes. which बी announced राइट है। 2019 to become effective from April 1st. D is the right answer. No error. हेलो सर, अभी एग्जाम में मतलब एक राइट सेंटेंस मिल गया तो बाकी का टाइम वेस्ट क्यों करने का ना, मतलब अभी बाकी के कौन देखने सा? का। अभी एग्जाम नहीं, में वो तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली आपको नहीं देखने की जरूरत है। आपको अगर मिल गया ना कि एक सेंटेंस ऐसा मिल गया जो आपको लग रहा है सही है, लेकिन क्या होता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश में क्या होता है दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंग्लिश में हमको पता ही नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो हाँ, हमको क्या करना चाहिए, एक हल्का फुल्का नॉलेज के लिए एक बार बाकी सेंटेंस पे देख लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हमें से कुछ छूट गया हो, इसके लिए। ओके ओके। तो रेड आपको मतलब एक जो टिक मारोगे ना, यू विल बी मोर कंफर्म ऑन द आंसर कि हाँ मेरा आंसर सही है। और इंग्लिश कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर आपको रीडिंग हैबिट अच्छी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ रीडिंग हैबिट जिसकी अच्छी है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है इंग्लिश पेपर। आप पढ़ते नहीं उससे दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Mahindra Renewables will sell its entire stake in 3 subsidiaries to CLP India, a part of Hong Kong-based CLP Group, as nearly 340 crore. सर किसी की तो माइक में से फैन की बहुत आवाज। बैकग्राउंड से पता नहीं कैसी आवाज आ रही है। अभी भी आ रही है क्या? अभी नहीं आ रही ना? नहीं सर। नहीं, अभी ऑफ हो गया। किसने बंद किया होगा खुद। चलो यहाँ बताओ 13 से बताओ क्या आएगा। में ए का बताओ। Mahindra Renewables will sell its entire stake in 3 subsidiaries to CLP India, a part of Hong Kong-based CLP Group, as nearly 340 crore. कहाँ आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, पहले मुझे ये बताओ। कहीं आपको एज अटपटा लग रहा नियरली है? के बदले ऑफ नियरली आना चाहिए या फिर वो एज नहीं आना चाहिए। हाँ, एज नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया ना? दैट्स गुड। क्या नाम है आपका? सर रितिका। रितिका, वेरी गुड। एज नहीं आएगा, वहां पे फॉर आएगा। फॉर नियरली 340 करोड़। एज नहीं आएगा, फॉर आएगा वहां पे। तो कई बार क्या होता है हम इसके बेस पे पकड़ सकते हैं कि अटपटा कहाँ लग रहा पढ़ने में। Mahindra Renewables will sell its entire stake in 3 subsidiaries to CLP India, a part of Hong Kong-based CLP Group, for nearly 340 करोड़ होगा ना?
लगभग 340 करोड़ के आसपास। फॉर आएगा ना, फॉर नियरली। एज नियरली क्या होता है? फॉर नियरली होगा ना। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो आप। द एग्रीमेंट विल बी साइंड टू दोहा सिटी बिटवीन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यूएस स्पेशल एनवॉय जलमय क्या है खलीलजाद। सर टू दोहा सिटी नहीं हो सकता, एट दोहा सिटी होगा। द एग्रीमेंट विल बी साइंड टू दोहा सिटी तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। एट हो सकता है बट हमको पता नहीं है ना कितना बड़ा सिटी है, तो हम नॉर्मली इन भी लगा देते हैं। द एग्रीमेंट विल बी साइंड इन दोहा सिटी, तो दोहा सिटी के अंदर साइन होगा। इसके बीच में तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में और यूएस स्पेशल जो एनवॉय होंगे उनके बीच में, जो जलमय खलीलजाद है उनके बीच में। तो इन दोहा सिटी होगा, टू नहीं होगा। टू दोहा सिटी होगा या इन दोहा सिटी होगा? इन होगा, क्योंकि एट तब लगाते हैं हम लोग जब हमें बहुत कंफर्म होता है। जैसे आई लिव एट राजू नगर, समझ में आया? जब हम लोग बहुत कंफर्म होता है हम कहाँ रहते हैं तो हम लोग एट लगाते हैं। जब हमें अनसर्टेन होता है ना तो इन। जैसे मैं आई लिव इन मुंबई, तो मुंबई में कहाँ रहता हूँ नहीं पता ना किसी को, तो आई लिव इन मुंबई, बट आई लिव एट, फिर आएगा आपको कांदीवली, डोंबिवली या दादर, जो भी बता रहा है आपको। हाँ, बोरीवली कहीं बता सकते हो। ठीक है, समझा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली कंक्लूडेड दैट रशिया इंटरवेंड इन देयर सिक्योरिटी मैटर्स। In their security matters, THERE. हाँ, देयर की स्पेलिंग गलत लिखा है उन्होंने। द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली कंक्लूडेड दैट रशिया इंटरवेंड इन देयर सिक्योरिटी मैटर। देयर कौन सा देयर? देयर मतलब ये वहां वाला देयर है, ये तो हमको कौन चाहिए? THEIR वाला चाहिए, उनका THEIR। तो ध्यान रखना कैसे गलती आ रही है। देख लो आप एरर कैसे आ रहे हैं। ये लास्ट टाइम का पेपर है अपना 2020 का SBI का, सेम वही जो इस साल देने जा रहे हो। ये वाला देयर कहाँ पे यूज होता है? कौन सा? देखो ये वाला देयर ये देयर का मतलब क्या होता है? देयर आर 5 पीपल इन द क्लास। उधर ये देयर की स्पेलिंग क्या होगी? वहां पे 5 लोग हैं। हाँ, तो देयर आर 5 नहीं, इंट्रोडक्टरी की तरह सेंस में यूज करते हैं ना वहाँ पे There मतलब मतलब उसका। जरूरत नहीं है। जैसे बोलता है वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है? इट इज केप्ट देयर There is their book. इन द अलमारी। इट इज केप्ट देयर इन द अलमारी मतलब क्या होता है? अलमारी में रखा, वहां पे अलमारी में रखा। देयर मतलब वहां भी होता है। और देयर आर पीपल हु बिलीव इन गॉड। देयर आर पीपल हु बिलीव इन गॉड, तो वहां देयर क्या होता है? स्टार्टिंग में लगाते हैं, इंट्रोडक्टरी हो जाता है, वहां मीनिंग नहीं होता कुछ का। देयर आर पीपल हु बिलीव इन गॉड, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जो भगवान पे विश्वास करते हैं। तो वहां पर देयर कोई मीनिंग नहीं आता है सच, वो इंट्रोडक्टरी है, स्टार्टिंग है सेंटेंस का, तो वहां भी देयर यूज किया जाता है। तो THERE होता है। लेकिन THEIR मतलब क्या होता है? देयर मतलब उनका, उनका जैसे बोलते हैं ना, इट इज देयर मैटर, मतलब ये उनका मामला है, मेरा मामला थोड़ी। तो वहां पर देयर की स्पेलिंग क्या होगा? THEIR, उनका। समझा आपको? हाँ सर, मतलब बस इट ये इज वाला देयर, देयर इट इज मतलब देयर प्रॉपर्टी, इट इज देयर प्रॉपर्टी। देयर प्रॉपर्टी मतलब उनकी प्रॉपर्टी है, उनका, उनकी, उनसे, ऐसा जो मीनिंग आता है ना, उस केस में हम लोग जो लगाते हैं THEIR लगाते हैं। समझा आपको? हाँ सर, क्लियर हुआ? थैंक यू। ओके, जैसे जैसे हम लोग इट्स बोलते हैं ना, IT अपोस्ट्रोफी एस और IT डायरेक्ट एस, दोनों में अंतर वही होता है जो देयर और देयर का अंतर है। IT अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? इट इज। It's still. जैसे इट्स माइन, तो इट इज माइन, IT अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है ना। और लेकिन वही अगर बोलो कि इट्स टेल, अगर गाय खड़ी है बोलो दिस इज इट्स टेल, ये उसकी पूंछ है, तो कौन सा ITS होगा? IT डायरेक्ट एस या अपोस्ट्रोफी एस? Apostrophe. डायरेक्ट है। उसकी Sorry, पूंछ है। direct. डायरेक्ट ऐसा आएगा, डायरेक्ट ऐसा आएगा, ये उसकी पूंछ है। जो देयर का आ रहा है THEIR या देयर मतलब उनकी, इसे इट्स मतलब उसकी, जानवर के लिए यूज करते हैं, इट्स ITS, डायरेक्ट ऐसा आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी बोलोगे ये उसकी पूंछ है, दिस इज इट्स टेल, तब दिस इज इट इज टेल थोड़ी बोलोगे आप पूरा ओपन करके भी लिख सकते हो ना, दिस इज इट इज टेल, दिस इज इट्स टेल या दिस इज इट इज टेल, क्या बोलोगे? It's still. इट्स टेल। अब कैसा इट्स आएगा फिर? डायरेक्ट ऐसा आएगा ना, हाँ सर, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो वही निकलेगा, इट इज टेल। लेकिन अगर बोलो कि ये पूछ है तो कैसे बोलोगे? इट्स टेल। इसका मतलब क्या हुआ?
उसकी पूछ। Is tail. It's a tail. ये एक पूछ, it's a tail. Yes, it is a tail. नहीं उसकी पूछ नहीं, it's tail मतलब उसकी पूछ, और यह एक पूछ है, ठीक है, बोलो it's a tail, यह एक पूछ है, it's a tail, IT apostrophe s, और उसकी पूछ है तो बोलोगे क्या होता है, it's tail, IT डायरेक्ट s, समझा कि नहीं समझा आपको? Now, next one है the US intelligence community publicly concluded that Russia intervened in their security matters. तो देर की स्पेलिंग THEIR होगा, ये भी एरर है. Next one, the injured animal was nursed back to health by the zookeeper and then released back into the wild. सर देन नहीं आया। कहाँ पे देन नहीं आएगा? And then release back मतलब उसके बाद रिलीज किया ना, then मतलब उसके बाद, तब सही तो रिलीज बैक इनटू द वाइल्ड, देन की जरूरत नहीं है। रिलीज बैक मतलब वापस छोड़ दिया, इनटू द वाइल्ड मतलब जंगल में छोड़ दिया, वाइल्ड मतलब जंगल हो गया, जंगल में छोड़ दिया उसको वापस. The injured animal was nursed back मतलब उसको सही मतलब नर्सिंग किया गया उसका, मतलब पूरा दवाई पट्टी कर दी है उसकी, टू हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ में, बाय द जूकीपर एंड देन रिलीज बैक इनटू द वाइल्ड, वापस वो जानवरों के बीच में छोड़ दिया, वाइल्ड जानवरों के बीच में. I don't think there is any error. No error इसमें. अभी तक पहले वाले में ए में गलती थी, बी में भी गलती थी, सी में भी गलती थी, डी नो एरर है. सी में गलती थी ना, देयर THEIR. डी में नो एरर है, डी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो अब 14 में बताओ. English language has सर आवाज देखो रही है सर। potential to connect the world. सर हैज आएगा ना, सर ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट वाला हैज आएगा ना. आएगा। आप क्या कट रहे हैं, क्या बोल रहे हो? इंग्लिश लैंग्वेज हैज आएगा, हैज आएगा सर. राइट, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ही है ना, तो सिंगुलर है ना, तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा. ओके, और सेकंड वाले में पीके सिन्हा वाज अपॉइंटेड इन द PMO व्हेन नृपेंद्र मिश्रा, क्या सर बी रॉन्ग है, डी होगा, रिजाइंड होगा. द बी रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है इसमें? सर ये जो सेंटेंस में ना, देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बीच में सर आफ्टर वर्ड लगेगा या तो रिजाइंड आएगा? सर मुझे मतलब द देन क्यों लगा है, मुझे नहीं समझ में आया. द देन मतलब उस समय थे, तत्कालीन, ऐसा हिंदी वर्ड सुना है कभी? तब हुआ करते थे, या तत्कालीन प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब क्या हुआ उस समय, जो द देन का मतलब था, द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैज टेकन दैट स्टेप. तो द देन मतलब क्या हुआ, वो उस समय जो थे प्रधानमंत्री, इस टाइप से जब बात करते हैं ना, वो उस समय जो थे, तो द देन का यूज किया जाता है. ये सही है, ऐसा यूज करते हैं हम लोग. द देन प्रिंसिपल का मतलब होता है उस समय जो वर्तमान काल में जो प्रिंसिपल थे उस टाइम पे, उस समय पे, तो द देन यूज किया जाता है. तो उस समय में पीके सिन्हा वाज अपॉइंटेड जबकि जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे. सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। यहाँ पे रिजाइंड आएगा, रिजाइंस नहीं आएगा, रिजाइंड आएगा. आप लोग तो मुझे आ रही है, मेरी आवाज ब्रेक होके जा रही है. नहीं, थोड़ा आज मुझे लग रहा है आज बारिश ज्यादा हुई है ना, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है. कोई समझ में आया? अभी आवाज आ रही है क्लियर या नहीं आ रही? आ रही है बीच बीच ओके, तो पीके से वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है मुझे लग रहा है. पीके सिन्हा वाज अपॉइंटेड इन द PMO व्हेन नृपेंद्र मिश्रा, द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, रिजाइंड. क्योंकि यहाँ रिजाइंड क्यों होगा,
कि पीके सिन्हा वाज अपॉइंटेड है, ये पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजाइंड होगा या रिजाइंस होगा, जब वहां पे अपॉइंटेड है तो Resigned. रिजाइंड होगा। समझा आपको? सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में चल रहा है ना, तो यहाँ प्रेजेंट कैसे आ सकता है? रिजाइंस तो प्रेजेंट हो जाता है। सर तो फिर रिजाइन्स तो किधर ये भी आएगा? गलत है, इसके पहले वाला भी गलत है। थर्ड वाला पे आ जाते हैं। शी ड्रिंक द कैरेमल लिक्विड टू as was soon to G to stand. शी ड्रिंक्ड आएगा सर, ईडी, सिर्फ ड्रिंक नहीं। Drank, She drank. drank the caramel liquid ड्रिंक too नहीं fast. होता है, ड्रैंक होता है, ड्रैंक होता है, Okay. ड्रिंक नहीं होता है, ईडी नहीं लगता है, ड्रिंक होता है नॉर्मली। सिर्फ ड्रैंक होगा, DRANK, राइट, क्योंकि पास्ट टेंस में है ना पूरा सेंटेंस यहाँ पे। शी ड्रैंक द कैरेमल लिक्विड टू फास्ट एज वाज सून टू डिजी टू स्टैंड। वाज है ना, पास्ट टेंस है, तो शी ड्रैंक द कैरेमल लिक्विड, क्योंकि अगर ड्रिंक लिखना होता तो सी का क्या आता है, ड्रिंक्स आता है ना, ऐसा आता है, बट ये पास्ट टेंस यहाँ पे ड्रैंक आएगा, तो ड्रिंक तो कभी भी नहीं आएगा। सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ड्रिंक तो होगा ही नहीं, अगर होता भी तो ड्रिंक्स होता, ऐसा लगता है ना सिंगुलर है तो। Yes. समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. बट यहाँ पे पास्ट टेंस आगे वॉज लगा हुआ है, पास्ट टेंस से सेंटेंस क्या होगा, सी यस ड्रैंक। सर, यस। नेक्स्ट, तो ये भी गलत है। Force यू होगा आर sir. कमिंग टू द पार्टी, इजंट यू? Aren't you? Right. आरएंट यू आएगा सर। सर आरएनटी क्या? आरएनटी आरंट यू क्यों होगा? कि यू आर कमिंग टू द पार्टी, जब वहां पे होता है यू आर, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर Aren't. कमिंग टू द पार्टी, तो जो यू के बाद आर लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस में, तो यहाँ पे क्या होगा, आरंट यू। समझा आपको? Yes, sir. Yes. तो ऑल आर इनकरेक्ट, सारे गलत हैं इसमें। 14th में Sir, ऑल आर इनकरेक्ट, doubt था ई इज द Hello? राइट आंसर, ऑल आर इनकरेक्ट। सर, हाँ बोलो। वो रिजाइन्स किधर आता है? हाँ बोलो बोलो। रिजाइन्स कौन से सेंटेंस में आएगा? क्या रिजाइंड? हाँ, नहीं, जैसे जैसे बोल सकता हूँ ही वन सिंगुलर होगा तो ही रिजाइंस आएगा। जैसे he resigned from the job. mostly the chief minister resigns when there is uncertainty of the MLAs. Mostly the chief minister resigns, नहीं resigns नहीं होगा, फिर वो resign, हाँ मोस्टली, हाँ जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, जैसे जो सदाबहार सेंटेंस होते हैं, जो कभी मतलब प्रेजेंट पास्ट के उसमें चक्कर में नहीं पड़े हैं, मतलब इन जनरल स्टेटमेंट जो होता है ना, The sun is rising on जैसे द डॉग rising बार्क्स एट on west नाइट, on the east. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हाँ, तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा जो फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये राइजेस कैसे नहीं बोलता, राइज फ्रॉम द, टुडे द सन हैज राइजन फ्रॉम द ईस्ट, आज सूरज जो है पूरब से निकला है, तो कल क्या पश्चिम से निकला था क्या? तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या फिर जो इन जनरल सेंटेंस होते हैं, जो द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो होते हैं अजनबियों को देख के भौंकते हैं, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरलाइज स्टेटमेंट है, उस केस में हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस में रखते हैं उस चीज को, तो वहां पर रिजाइंस आएगा। तो मोस्टली द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस व्हेन देयर इज लैक ऑफ MLAs। MLAs कमी आती है तो ज्यादातर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रिजाइन कर देते हैं। समझा आपको? वहां यूज कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? आगे बढ़े। हाँ सर। Okay, next question है, Tamil Nadu is likely to get 3 textile parks and a technology research center under schemes that the Union Ministry of Textiles is formulating. Tamil Nadu is likely to get 3 textile parks. ये भी कोई error है? नहीं। And a technology research center, वो भी सही है, under schemes that the Union Ministry of Textiles is formulating. I think there is no error. आप लोग दिख रहा है कोई error इसमें? नो सर। No, sir.
अंडर स्कीम होगा, स्कीम्स होगा? सर मुझे एक डाउट है, एंड हाँ एंड के पहले टेक्सटाइल पार्क तो मतलब एस लगा है, तो एंड के बाद भी एस आना चाहिए ना? आएगा ना। तो यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स आएगा या स्कीम्स में एस आएगा, वो पता नहीं चल रहा है। नहीं, थ्री यहाँ पे 3 की वजह से पार्क्स आया ना, 3 टेक्सटाइल पार्क्स। सिर्फ टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया वहां पे, 3 दिया ना आगे, 3 टेक्सटाइल पार्क्स हाँ एंड ए सर। टेक्नोलॉजी लिखा है ना यहाँ पे, ए टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन किया गया, फिर वहां पर नहीं कर सकते ना हम लोग एंड को लेकर के, अलग से मेंशन किया ना, ए टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो ए लिखा है, ए मतलब 1 और 3 मतलब ओके 3, ओके, इसलिए वहां वो पे ऐसा हुआ डिफरेंट ना। सर। ओके सर, तो स्कीम्स ही आएगा सर, नो समझा एरर। अभी? प्रॉपर है ना, क्योंकि एक स्कीम नहीं है ना, टेक्सटाइल पार्क का अलग स्कीम होगा, टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का अलग स्कीम होगा, तो इसलिए स्कीम से आएगा, तो नो एरर है उसमें पहले में। सेकंड में, व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाउस इफ यू हैवंट गॉट अ टॉलरेबल प्लेनेट टू पुट इट ऑन? यूजेस नहीं आएगा, यूज आएगा, व्हाट इज द यूजेस ऑफ हाउस या होगा, या व्हाट इज द यूज ऑफ हाउस? यूज ऑफ हाउस। व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाउस, राइट, यूजेस नहीं होगा। अगर यूजेस होता तो क्या होता, व्हाट आर द यूजेस होता ना, यस। Yes, sir. तो व्हाट इज लिखा है तो क्या हो, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म। हाउस, मतलब घर के फायदा क्या है, इफ यू हैवंट एवर प्लान टू पुट इट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है, यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे। हैव यू ब्रश योर टीथ? Have you वेज brushed? क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो हैव पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा ना, तो हैव यू ब्रश्ड योर टीथ टुडे, यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे, तो वो तो सेंटेंस हो, जनरल सेंटेंस हो कि आपने आप ब्रश किया है, जबकि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ब्रश किया है कि नहीं किया है। यस। Yes, sir. समझा आपको? ये भी एरर है। नेक्स्ट है, राहुल हैड barely nothing to help the poor children। Rahul barely had nothing. सर barely नथिंग रॉन्ग लग रहा है। Barely had nothing to help the poor. Yes, sir. नहीं, राहुल हैड barely nothing, दो bare मतलब क्या होता है, ये रेयरली का मतलब क्या होता है, बहुत कम ना के बराबर, हार्डली मतलब क्या होता है, बहुत कम ना के बराबर, स्कैर्सली मतलब क्या होता है, बहुत कम ना के बराबर, सेल्डम मतलब क्या होता है, बहुत कम ना के बराबर, तो बेयरली मतलब क्या होता है, बहुत कम ना के बराबर। ये सारे पांचों वर्ड का मीनिंग एक ही जैसा होता है, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, इन सबका मतलब एक ही होता है, बहुत कम ना के। सर मतलब इधर नेगेटिव वर्ड के साथ दोबारा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है, तो राहुल हैड बेयरली नथिंग नहीं बोल सकते हो आप। Okay. समझा आपको? सर राहुल हैड बेयरली नथिंग नहीं बोल सकते हो आप, सिर्फ मतलब नथिंग नहीं आएगा। नथिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राहुल हैड बेयरली एनीथिंग, बेयरली एनीथिंग आएगा, पॉजिटिव वर्ड डालना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी नेगेटिव है ना बेयरली, तो दोबारा नॉट कैसे लगा दोगे, नथिंग, नथिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, वो भी नेगेटिव ही है ना, तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं लगा सकते हैं, जैसे Rahul had जैसे barely anything to help the poor. जैसे मैं बताया था ना, मतलब अनलेस वी डू नॉट वर्क हार्ड, तो अनलेस वी डू नॉट वर्क हार्ड नहीं होगा, अनलेस वी वर्क हार्ड, तो अनलेस का मतलब भी होता है जब तक नहीं, तो बेयरली मतलब भी नहीं होता है, तो नथिंग मतलब भी नहीं होता, नहीं होगा ऐसा ना, तो राहुल हैड बेयरली एनीथिंग मतलब ही हैज हार्डली एनीथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन ना, बेयरली को हार्डली लगा दो तो हार्डली एनीथिंग होगा, हार्डली नथिंग होगा, हार्डली एनीथिंग। Hardly. हार्डली एनीथिंग मतलब ही हैज हार्डली एनीथिंग टू से होगा, या ही हैज हार्डली नथिंग टू से होगा, Hardly उसका कहने anything. के लिए कुछ नहीं है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो ही हैज हार्डली एनीथिंग टू से या ही हैज हार्डली नथिंग टू से, क्या बोलोगे? He has hardly Had anything to say. anything to एनीथिंग टू से, क्योंकि हार्डली का मतलब नेगेटिव हो गया ना, दोबारा नथिंग नहीं लगा सकते हो आप, तो राहुल हैड बेयरली एनीथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। सर सुपरफ्लुएंस समझा हो आपको? जाएगा, क्या बोल रहा हूँ? सुपरफ्लुएंस हो जाएगा ना सर? हाँ, सुपरफ्लो से आता है, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ आया तो सुपरफ्लो से आता है, जो कि अलाउड नहीं है ग्रामेटिकली। सर बेरली को भी तो अगर हटा दे तो फिर करेक्ट होगा ना सेंटेंस? राहुल हैड नथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, हाँ वो कुछ भी कह लो, लेकिन है तो एरर है ना, हमको तो एरर फाइंड आउट करना है ना, देखो बाकी सेंटेंस हम कुछ भी बना सकते हैं, हम तो ऐसे बोल रहे हैं राहुल हैड मेनी थिंग्स टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, तो वो भी हमें पूरा वर्ड ही चेंज कर दो तो बात अलग है, लेकिन बात आती है कि इसमें एरर है कि नहीं, ये बताओ।
इंश्योर कैसे भी करो गलती एरर तो है। इसमें यस गलती तो है ना, बस बात खत्म, वो गलत हो गया। इसमें सही कौन सा था हमारा? नंबर ए। पहला वाला ना, ए नंबर है, तो First. 15 का ए आंसर है इसका। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। पैसेज के In the following questions, 16 to 20, in the following questions, a sentence is divided into 4 parts. एक सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट में तोड़ा गया है, consisting of a highlighted word in each part. सब में highlighted दिया हुआ है पार्ट, बोल्ड लेटर में दिया हुआ है। Choose the option reflecting the word which is either misspelled or grammatically incorrect. तो आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है या ग्रामेटिकली गलत है, वो मतलब नाउन के एडजेक्टिव या वर्ब ऐसा कुछ लगा हुआ है। If all the highlighted words are correct, यदि सारे करेक्ट है तो choose the option E, तो फिर आंसर आपको E टिक मारना है, all are correct as your answer choice। तो बता पहला वाला डी में रॉन्ग है सर, डी ऑप्शन डी आ, सर, डी सर। स्पेलिंग एरर है सर। डी में क्या रॉन्ग है? Yes. नो सर डी तो बराबर लग ए बैल हम्म? बैलेंस द स्ट्रेंथ। सर अपोनेंट्स आना चाहिए था क्या? एस लगना चाहिए था। नहीं, the manager balanced the strength of his team against that of their opponent and side. The manager balanced the strength of his team against that of their opponent and side. यहाँ तो एरर दिख ही नहीं रहा मुझे, या तो मुझे लगा टाइपिंग एरर हो गया, कुछ हो गया जो सही हो गया, मुझे लगा गलती से। समझा आपको? बोला समझा आपको? बाकी कोई गलत दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे। वो एक्चुअली क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो टाइप किया ना मैम ने, तो कई बार क्या होता है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सही कर देता है ना वर्ड्स। यस सर। समझा आपको? तो मुझे लग रहा है वो सही हो गया। कोई इसमें से एक वर्ड होगा जो गलत होगा, स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा हो सकता है। आंसर में ऑल इज ये पेपर सॉल्व करेक्ट है ना? ऑल करेक्ट है ना सर? हाँ, Spelling वो में कोई अभी तो ये टिक मारना पड़ेगा, या तो फिर एरर होता तो उसमें होता, नहीं तो ऑल आर करेक्ट, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट अच्छा। बताएं इसमें। One evening, Rohan prepared a nice supper and put it on low heat in the oven to keep it tepid while his wife rested. टेपेड का स्पेलिंग गलत। तो ये टैपिंग का मतलब क्या है सर? टेपेड Hmm? टेपेड का मतलब टेपेड गलत लग रहा। And put it on low heat in the oven to keep it tepid, मतलब वो बैलेंस मेंटेन रहे while his wife dressed. Tepid मतलब वही सेंस है, मतलब वो ज्यादा मतलब जले नहीं। सुपर। क्या आएगा? फाइव ड्रेसेस होगा कि ड्रेसेट? कहाँ पे? सर डी में। While his wife dressed. One evening, Rohan prepared, है ना, past tense ही है ना, past put tense it on low heat in the oven to keep it tepid while his wife dressed. तो past tense ही होगा ना। नो एरर सर। एरर समझ में नहीं आ रहा, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। आई नहीं, थिंक के टाइम मुझे पे राइट कर हो गया है।
नहीं, वही मुझे लग रहा है, मुझे वही प्रॉब्लम लग रहा है कि मैम ने जब टाइप किया है ना, तो वो कंप्यूटर ने अपने आप ही वो स्पेलिंग करेक्ट कर दिया, स्पेलिंग कर दिया है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है। तो कुल मिला के समझ लो कि यहाँ पे एरर तो होगा, कोई ना कोई वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सपर की स्पेलिंग सही हाँ है, सर, सपर का मतलब मैं सॉल्व किया था, तो ये इसमें क्या? एरर था मुझे। मैंने यही पेपर, सेम पेपर कल मैंने सॉल्व किया था। ओके ओके, तो एरर होगा इसमें, वो मेरे को अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या एरर था। मैंने पेपर अभी देखा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में, तभी देख रहा हूँ मैं। टाइम नहीं मिला तो मैं देखा नहीं था पहले, साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ मैं भी। तो मुझे दिख नहीं रहा इसमें एरर क्या है, किसमें तो ऑल आर करेक्ट दिख रहा है हर बार। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है प्रॉब्लम वही हो गई है, ऑटो करेक्ट हो गया है सारे वर्ड्स। हाँ सर। लेकिन वहाँ पे एरर आएगा, वहाँ पे ऐसा टेंशन मत लेना कि सर ऑटो करेक्ट हो गया होगा, वहाँ पे वहाँ पक्का एरर आएगा। हाँ सर। ठीक है, Yes. ओके। तो रोहन क्या सब नहीं, सफर क्या होता है? अच्छा सफर नाश्ता का मतलब क्या डिश होता है? डिश होता है। नहीं, लाइट फूड को बोलते हैं। जैसे अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, भजिया पकौड़े खाते हो, बड़ा पाव खाते हो? इस टाइम पे बारिश का मौसम में क्या खाते हो? भजिया खाते हो, बड़े पाव खाते हो, समोसा खाते हो। ये जो हल्का फुल्का खाना होता है, दैट इज कॉल्ड सफर, उसे सफर कहते हैं। समझा आपको सफर का मतलब क्या होता है? यस सर। यस। ये शाम के Yes, टाइम जो yes, हल्का sir. फुल्का सफर कहते हैं। कई लोग तो रात में सफर करते हैं ना, रात में खाना कम खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सफर। सफर का मतलब एक्चुअल मतलब होता है हल्का फुल्का खाना। हाँ ठीक है, sir. Yes. एंड पुट इट ऑन लो हीट इन द ओवन टू कीप इट टिपिड, ताकि वो कुनकुना बना रहे, मतलब हल्का सा गर्म बना रहे। जब पोहा होता है ना, देखो पोहा के नीचे गर्म पानी लगा के रखते हैं, ताकि थोड़ा हल्का हल्का गर्म, मतलब भाप निकलता रहे। या अंडा उबला होता है तो उसमें गर्म पानी में रखे रहते हैं, ताकि थोड़ा गर्म रहे वो। समझा आपको? दैट इज कॉल्ड टिपिड। टिपिड Yes, मतलब क्या होगा? sir. गुनगुना टाइप का। ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म जो कहते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में कहते हैं वो भी सर। Lukewarm. बराबर. ल्यूकवार्म मतलब क्या? गुनगुना क्या बोलते हैं उसको, पानी को गुनगुना गुनगुना जो पानी. नहाने के लिए यूज करते हैं जैसे पानी। Yes. हाँ, तो दैट इज कॉल्ड टिपिड, दैट इज कॉल्ड टिपिड। समझा आपको? Yes. चलो, नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट बताएं क्या राइट है आएगा? सर। Hmm? ऑल राइट। She was able All to breathe easier when she stood outside the massive fortress that sat on a clearing side. all are correct. ऑल राइट है सर। All right. सर इस सेंटेंस में थी, लेकिन ये लग रहा मैम ने टाइपिंग में राइट किया। बॉल की स्पेलिंग BAL लिखा हुआ था। अच्छा, ऐसा लिखा था क्या? हाँ, तो बच्चे बता रहे हैं हाँ सर, फुटबॉल मैंने सर ये की स्पेलिंग क्या किया है। है। वो तो बच्चे बता रहे हैं फुटबॉल की स्पेलिंग क्या है, तो ठीक है। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें सब सही है, लेकिन एक्चुअली इसमें एरर आता है। समझ में आया आपको? हाँ यस सर। इसमें एरर आता है एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा गलती नहीं है, ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल सही हो। From time to time, Jack would looking over Mungo's shoulder, suggesting tactics which invariably proved disastrous. सर बस मतलब इसमें स्पेलिंग एरर ही दिखना है क्या? हेलो। इसमें नहीं, खाली खाली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता, ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए ना। अब यहाँ तो दिखेगा, यहाँ पे यहाँ दिखेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की बात नहीं है ना, यहाँ सर, दिख लुक जाएगा आपको। ओवर होना चाहिए था ना, लुकिंग ओवर। लुक ओवर होना चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम जैक वुड लुक ओवर मंगोस शोल्डर, सजेस्टिंग टैक्टिक्स व्हिच इनवेरिएबली प्रूव डिजास्टर्स। तो लुक ओवर होगा ना, लुकिंग ओवर थोड़ी होगा। Look over. लुक ओवर होगा, वुड लुक ओवर होगा ना, वुड लुकिंग ओवर नहीं होगा, वुड लुक ओवर होगा। ग्रामेटिकली गलत है वो। नेक्स्ट क्या है? हॉरिफाइड पैसेंजर्स सॉ ऑलिव स्टम्बल एंड फॉल ऑफ अ प्लेटफॉर्म एज ए एक्सप्रेस रोड। क्या आएगा आंसर? बताओ, आसान है, दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बताओ आंसर। हॉरिफाइड। सी है क्या? Fall of.
फॉलो फॉल लग रहा है ऑफ। मेरे को। ऐसे गिरने पे जो ऑफ लगता है ना वो डबल एफ होता है। कोई भी चीज अलग होता है तो वो डबल एफ होता है। जैसे स्विच ऑफ द फैन, तो कौन सा ऑफ आएगा? स्विच ऑफ, डबल वो डबल एफ ऑफ, या ओ डबल एफ? डबल डबल एफ। क्यों अलग होगा? ओ डबल एफ क्यों आएगा स्विच ऑन में या स्विच ऑफ में? क्योंकि अलग कर रहे हैं, कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, स्विच ऑन मतलब जोड़ रहे हैं और स्विच ऑफ मतलब अलग कर रहे हैं ना। और जैसे मतलब सी ऑफ करने जाते हैं, किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन पे, हम लोग सी ऑफ करने जाते हैं, कौन सा ऑफ होता है? डबल डबल एफ। एफ। ओ क्यों? एफ क्यों ओ डबल एफ आता है? क्योंकि हम अलग हो रहे हैं वहां पे। द लीव्स फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री, तो कौन सा ऑफ आएगा? डबल डबल एफ। क्यों? पत्ते जो है पेड़ से जड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अलग। ही टीयर ऑफ एज, उसने एक पन्ना फाड़ा, तो टीयर ऑफ में कौन सा ऑफ आएगा? डबल एफ। डबल एफ। अलग तो अलग तो किया, लेकिन कौन सा ऑफ आएगा? ओ एफ या ओ डबल एफ? ओ डबल ओ एफ। डबल एफ। अभी समझ में आया आपको ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है? यस जब भी कोई Yes, sir. चीज सेपरेट होती है, अलग होती है, तो ओ डबल एफ आता है। समझा आपको? तो ही फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री, तो पेड़ से गिर गया, तो कौन सा ऑफ आएगा? ओ डबल यही एफ। फॉल ऑफ फ्रॉम Double द F. बिल्डिंग, ओ डबल एफ। समझ में आया? टेक ऑफ योर शर्ट, पुट ऑन द न्यू वन। तो टेक ऑफ दिस शर्ट, तो टेक ऑफ दिस शर्ट में शर्ट निकालो, तो कौन सा ऑफ आएगा टेक ऑफ में? ओ डबल एफ। ओ ओ डबल एफ। एफ अच्छा, ओ डबल द फ्लाइट टेक ऑफ, तो जमीन छोड़ दिया ना, जमीन से अलग हो गई ना, तो फ्लाइट टेक ऑफ, तो टेक ऑफ में कौन सा होता है? ओ डबल एफ या ओ एफ? ओ डबल डबल एफ। ओ डबल एफ। अब आपको गलती नहीं होगी। आपको समझ में आ गया ना? जब भी कोई चीज, दो चीजें अलग होती है, कौन सा ऑफ आता है? ओ डबल टीयर एफ। ऑफ, टॉफ, सी ऑफ, जो भी जहां पे भी दो चीजें अलग होती हैं तो ओ डबल एफ होता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ फॉल ऑफ होगा एफ ए डबल एल, ओ डबल एफ आना चाहिए, ओ एफ ऑफ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखें आप। नाउ अभी आपका लेक्चर है ना? हाँ सर। हाँ मैं सर। सर चलो ठीक है, 21 से 30 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में। कल ही करना ठीक है। पड़ेगा क्योंकि सैटरडे तक। हाँ, कल ही करना ही पड़ेगा, परसों तो एग्जाम है आपका। हाँ। तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया कैसे आता है पेपर आपका? यस सर। यस सर। बेसिक आइडिया समझ में आया आपको? यस। यस सर। अब ये दो करवा दूंगा हाँ, मैं सर। आपको, ये करवा दूंगा मैं 21 to 30 ना 10 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ये क्लोज पैसेज एक बार मैंने पढ़ाया भी है शायद, मेरे ख्याल से मैंने। यस हाँ सर 30 है ना क्लोज पैसेज है, और अरेंजमेंट पांच का पांच पैराजंबल, ये पैराजंबल भी पढ़ाया है मैंने आपको। यस बट एनीवे, कल मैं एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। ठीक है, 21 to 30 क्वेश्चन से आते हैं ना इंग्लिश में, तो यस सर। ठीक है। और अभी एसबीआई अप्रेंटिस का आया हुआ है, अप्रेंटिस एसबीआई अप्रेंटिस का मैं आपको एक बेसिक स्टोरी बता दूं थोड़ा सा, क्या है वो? हाँ तो सर। रिकॉर्डिंग सर, yes, सर बता बताओ। दीजिए। ओके। हाँ सर बता तो दो। एसबीआई अप्रेंटिस जो होता है, नहीं रहने दो, रिकॉर्डिंग तो बाकी लोग सुन लेंगे जो अटेंड नहीं किया क्लास। तो हाँ। अप्रेंटिस मालूम है आपको? बड़ी बड़ी कंपनी में अप्रेंटिस करने के लिए जो आपको अप्रेंटिस का मतलब क्या सीखने होता के है? लिए कॉन्ट्रैक्ट हाँ। बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कोई अलग से कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं जा रहे हो आप, बट डायरेक्ट पेरोल पे भी नहीं रहोगे। आपको सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट मिलेगा, बेसिक पेमेंट, बट फैसिलिटीज नहीं मिलेगी एसबीआई बैंक की। अभी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 15,000, अगले साल होगी 16,500, उसके बाद होगी 17,500-18,000 रुपए। ये 3 साल का आपका स्टाइपेंड होता है। एक्चुअली वो सैलरी नहीं कहलाती, स्टाइपेंड ही कहलाता है वो। तो अप्रेंटिस वालों को स्टाइपेंड मिलता है, पता है ना आपको? बट प्राइवेट जॉब से तो अच्छा ही है, तो आपको सब सिखाया जाएगा। और जब आप इतना कुछ सीख जाओगे, तो व्हेन यू अपीयर फॉर लाइक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या किसी और बैंक में जाओगे, प्राइवेट बैंक में, तो फटाक से आपको रख लिया जाएगा, बिकॉज आपके पास अप्रेंटिस कहाँ का है? एसबीआई का है, और अच्छी सैलरी पे रखा जाएगा आपको। समझा आपको? यस सर। यस सर। और दूसरी बात ये कि यदि आपने एसबीआई के दोबारा आपने अलग से बाहर से एग्जाम पे दिया और आपने ये अप्रेंटिस ज्वाइन किया हुआ है, तो एसबीआई के जो आपके इंटरव्यू टाइम पे आपको प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिन्होंने एसबीआई वाला ऑलरेडी अप्रेंटिस किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है एसबीआई में काम कैसे होता है। समझा आपको? यस सर। तो यदि जॉब करना ही है कि भाई जॉब करते करते पढ़ाई करना है, तो बेटर होगा कि आप ये अप्रेंटिस वाला कर लो, कि स्टाइपेंड मिलता रहेगा
और एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा आपको, और आगे चल के आप इसमें बड़े लेवल के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फिर आप इसमें इंटरनली भी। और कई बार क्या होता है कि वो लोग रख भी लेते हैं, ठीक है, कई बार रख भी लेते हैं वो लोग, अप्रेंटिस वालों को रख भी लेते हैं। सर यानी वो थर्ड पार्टी ये होता है क्या, एसबीआई का पेरोल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये एसबीआई का ही है, बट पेरोल पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है ये, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है ये। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मतलब 2-3 साल के बाद वो हमें जॉब से निकाल दे, ऐसा कुछ? नहीं, वो जॉब दे ही नहीं रहे आपको, किसने बोला आपको जॉब दे रहे हैं वो? आप अप्रेंटिस करने जा रहे हो, अप्रेंटिस से जॉब में डिफरेंस है। अप्रेंटिस का मतलब होता है वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग देंगे कि एसबीआई में काम कैसे होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा उस चीज का काम करने का। यू विल हैव एन एक्सपीरियंस जिसके बेस पे आपको बाद में किसी भी बैंक में आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे एसबीआई के सर्कल बेस ऑफिसर जो वैकेंसी आती है वो सब आप भर सकते हो डायरेक्टली, आपको वैल्यू मिलेगा उस चीज का। मतलब वहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बैंक रेलवे के जो एग्जाम देते हो ना, ये एग्जाम दिए बिना मैनेजरियल पोस्ट वगैरह पे रखते हैं वो लोग, तो वो यहाँ पे अप्रेंटिस काम आएगा। कितने ईयर कर रहे हो? ये 3 इयर्स का है, 3 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज कंपल्सरी टू फिल द फॉर्म, मैंने आपको सिर्फ बता दिया, कोई भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको बताना हमारा काम है। अब जिसको करना है कि भाई प्राइवेट करना है, 10,000 15,000 जॉब करनी है, उससे अच्छा बेटर होगा कि ये कर लो आप। समझा नहीं समझा आपको? एक ही एग्जाम रहेगा क्या मतलब? हाँ, एक ही एग्जाम है उसका, 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का मैथ्स, 25 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स का रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिक्स है, एंड 25 मार्क्स में आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, देन ये अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये रहेगा। 25 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर है बस। उसके बाद फिर आपको उसका डायरेक्टली आपका इंटरव्यू है, मतलब प्री मेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्री सब कुछ है, मेंस का एग्जाम नहीं होता है यहाँ पे कुछ, एक ही एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। सैलरी आपने कितना बोला और, सर? और हर सब्जेक्ट का आपको 15-15 मिनट मिलेगा। जैसे आपका नॉर्मली क्या होता है, 3 ही सब्जेक्ट होते हैं ना प्री में, तो 20 मिनट्स मिलता है ना 1 घंटे में, 20 40 एंड 20 1 आवर होता है ना, 60 मिनट्स। बट यहाँ पे आपको 15-15 मिनट मिलेगा चारों सेक्शन के लिए, 15 मिनट मैथ्स के लिए, 15 मिनट इंग्लिश के लिए, 15 मिनट रीजनिंग के लिए, 15 मिनट जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। 1 घंटे का पेपर होगा। आपको जाना नहीं जाना बात की बात है, एक बार ट्राई तो मार के देख लो कैसा लगता है पेपर, आइडिया तो लग जाएगा आपको। यस सर। समझा ना आपको? और जितना पढ़ाते हैं उतना काफी मोर देन सफिशिएंट, आराम से निकल जाएगा। ज्यादातर अप्रेंटिस देने के लिए वो जाते हैं जो पढ़ के नहीं जाते हैं। आपने तो पढ़ा हुआ है ना, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा ये निकालना। ठीक है, समझा आपको ये चीज क्या है? यस सर। हाँ सर। तो इधर उधर अफवाहों में मत जाना, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पे जॉब नहीं है, आपको जॉब दे ही नहीं रहे, ये सिर्फ अप्रेंटिस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको ऑन जॉब, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। क्लियर है चीज? यस ओके then। चलो रखते हैं फिर, है ना? अब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो फिर आप अभी। मैथ्स का है ना, रीजनिंग का है? मैथ्स का है सर। मैथ्स का है ना, ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू सर सर। मुझे Thank you. सिर्फ कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने और कौन से बाद